ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो अभी तक हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स मोटा मोटी हमने कवर किया हुआ है। कॉन्टेक्टर, रिले, सर्किट ब्रेकर क्या होता है, कैसे उसको कनेक्शन देना है, वो सारा चीज आप लोगों को अभी पता है। हार्डवेयर लॉजिक्स, ये लॉजिक्स एंड इंटरलॉक्स कैसे लगाना है ना। और पीएलसी के साथ किस तरीके से हम लोग कनेक्शन देते हैं, वो सारा ड्राइंग कैसे बनाते हैं, वो सारा चीज हमने अभी देख लिया है कि नहीं। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होता है, डाउट होता है तो बताओ। इस पे और अभी बात नहीं करेंगे, ये मोटा मोटी क्लियर है। स्टार डेल्टा सर्किट, डीओएल सर्किट, है ना, इस तरीके से कनेक्शन देते हैं। क्लियर। हमने थोड़ा बहुत प्रोसेस के ऊपर बात किया कि प्रोसेस वेरिएबल्स क्या होते हैं। प्रोसेस वेरिएबल में हमने टेम्परेचर मेजरमेंट का देखा था, है ना। आज हम क्या करते हैं, प्रोसेस से ही शुरू करते हैं। हमको अभी ये पता है पावर प्लांट, हम लोग थर्मल पावर प्लांट के ऊपर पूरा का पूरा डिटेल्स में करेंगे, है ना। सो पावर प्लांट जो होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है हमको, है। पावर प्लांट का पावर जनरेशन कैसे होता है, टरबाइन क्यों लगाना है, बॉयलर क्यों लगाना है, वो बातें हम कर चुके हैं। ऑल्टरनेटर के साथ किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है ना, टरबाइन। तो आज शुरू करता हूं मैं बॉयलर से। क्या है बॉयलर, एक इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो अभी से जो भी चलेगा ना, हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना। ओके, सर्किट्स हम लोग बार बार ड्रॉ करेंगे और जिस तरीके से ड्रॉ करेंगे उसी तरीके से आपको सीखना है, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कहीं पे भी जब आप इंटरव्यू पे जाते हैं। अगर ये सारे सर्किट आपके दिमाग पे सेट हो जाते हैं, प्रिंटेड हो जाते हैं, तो कभी भी कहीं पे काम कर रहे हो तो बहुत आसानी से आप फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। फॉल्ट फाइंडिंग एंड ट्रबल शूटिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी इंजीनियर के लाइफ में। फॉल्ट फाइंडिंग करने के लिए एंटायर प्रोसेस का जानना, उसके पैरामीटर्स का समझ रखना बहुत जरूरी है। हम तभी फॉल्ट फाइंड कर पाएंगे जब हमको पैरामीटर और पैरामीटर का रेंज पता होगा। अपनी जिंदगी में हम लोग डिसीजन बहुत बार लेते हैं। फॉल्ट फाइंडिंग ट्रबल शूटिंग में क्या करता है, डिसीजन लेते हैं कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, इसको लगाना है, इसको खोलना है। अपनी जिंदगी में हम लोग बहुत बार डिसीजन लेते हैं और डिसीजन लेते टाइम मैक्सिमम डिसीजन बड़े बड़े आसानी से ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से। लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसा होता है, कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पे हम फंस जाते हैं। ये इसलिए होता है कि डिसीजन लेने के लिए आपको क्या चीज की जरूरत है। जरूरत है आपको बेस पैरामीटर की। अगर आपको पैरामीटर पता है और उस पैरामीटर का रेंज पता है तो आप आसानी से डिसीजन ले सकते हैं। पकड़ लो आपका ब्लड शुगर 160 180 इस तरीके का है, आप क्या करोगे, आप सिंपली किसी फिजिशियन को दिखाओगे, शुगर का मेडिसिन स्टार्ट कर देगा। क्योंकि हमको पता है जो नॉर्मल रेंज है वो 120 के नीचे होना चाहिए। 110 नॉर्मल रेंज है, उससे नीचे होगा तो बड़े आराम से हम खा सकते हैं, पी सकते हैं। लेकिन उससे ऊपर जाएगा तो हम लोग उसका प्रिकॉशन लेना शुरू करेंगे। ज्यादा हो जाएगा, मेडिसिन लेना शुरू करेंगे। डिसीजन कैसे ले रहे हैं, बेस्ड ऑन पैरामीटर, हमको पता है। आपका ब्लड प्रेशर है 80 120 नॉर्मल है, उससे ऊपर गया मेडिसिन लेंगे। तो लाइफ में कभी भी कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, तो वो डिपेंड करता है पैरामीटर और उसके रेंज पे। आपको खाना खाना है, आप चेक करो मुझको भूख है कि नहीं है, या फिर लालच है कि नहीं है, देख के दिल कर रहा है खाओ, भूख नहीं है फिर भी खा जाता है। तो इसी तरीके से
अगर जिंदगी का हर एक पैरामीटर अगर हम लोग सेट कर सकते और हर एक पैरामीटर का रेंज हमको पता हो जाता, तो every decision would have been very easy and clear. ओके, तो हमारा जो बॉयलर है और बॉयलर का क्या होता है, इसको भी ओवर हीटिंग करना है। बॉयलर है तो किसी भी बॉयलर में जो रो इनपुट चाहिए वो क्या क्या है, इनपुट क्या क्या होगा, वाटर होगा नंबर 1, और फ्यूल होगा, है हवा चाहिए। तो ये 3 मेरे बेसिक मेन रॉ मटेरियल है जो मुझको चाहिए। अब डिपेंड करता है कि आप पानी कहाँ से लाते हो। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं, वाटर के बारे में बात करते हैं, पानी के बारे में। आप लोग सोच रहे हो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर है, तो हमको पानी से क्या मतलब। अब कहीं पे भी जाओ, किसी इंडस्ट्री में जाओ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर वाटर। बॉयलर अगर है तो बॉयलर का पानी इट इज जस्ट लाइक योर ब्लड। अगर आपका ब्लड प्योर है, सही है, तो आपका बॉडी हेल्दी है। उसी तरीके से अगर मेरा पानी सही है तो मेरा बॉयलर हेल्दी है। अब इस पानी को टेस्ट करने के लिए हमको कुछ पैरामीटर्स चाहिए। वो क्या क्या पैरामीटर होंगे और उनके रेंज क्या होंगे वो हमको जानना है। उस चीज को याद रखने के लिए और उसको समझने के लिए मुझको इस पूरा का पूरा प्रोसेस को समझना पड़ेगा कि पानी में इम्प्यूरिटीज क्या क्या होते हैं, उसका रेमेडीज हम कैसे निकालेंगे और उसके लिए क्या क्या टेस्टिंग करें। Am I clear? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम पानी के बारे में ओवरऑल एक डिस्कशन करते हैं। देखो, जब पानी तो रोज पीते हैं, रोज नहाते हैं, पानी यूज करते हैं, लेकिन पानी में क्या क्या चीजें हैं वो पता नहीं। याद रखने का बड़ा आसान सा तरीका मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप पानी को जब देखोगे तो पानी 2 तरीके से मिल सकता है। या तो वो सरफेस वाटर होगा या फिर वो ग्राउंड वाटर होगा। तो पानी 2 ही जगह से मिल सकता है। सरफेस वाटर मतलब आपका रिवर हो सकता है, लेक हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है। ग्राउंड वाटर बोरवेल से आप निकालोगे, है ना। इन दोनों पानी में क्या अंतर है। इन जनरल हमने देखा है कि जो सरफेस वाटर होता है वो डर्टी वाटर, गंदा पानी। इसमें बायोलॉजिकल ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ होता है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रेजेंस, एल्गी फॉर्मेशन, है ना। या फिर वो ऊपर से आ रहा है तो फिर उसके साथ आपका बालू, सैंड, टर्बिडिटी ये सब लेके आता है। तो गंदा पानी, रिवर का पानी गंदा पानी। तो इसमें फिल्ट्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या चाहिए, फिल्ट्रेशन चाहिए, फिल्टर करना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें कुछ मिनरल्स रहेंगे, तो मिनरल्स को भी हटाना पड़ेगा, है ना। ग्राउंड वाटर इन जनरल क्या होता है, क्लियर वाटर। नीचे का पानी नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं, नीचे का पानी पी जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें भी होता है, कीटाणु होते हैं उसमें भी, लेकिन आमतौर पे उसको साफ पानी माना जाता है। लेकिन इसमें मिनरल बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि नीचे रॉक्स है, एंड रॉक्स बनते ही मिनरल से। कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, आयरन होगा, आर्सेनिक होगा, सिलिका होगा। तो वो सारे डिसॉल्व स्टेट पे हमको मिलेंगे, है ना। तो ये सारे दोनों पानी में ये अंतर है। हमको क्या करना है, हमको पानी को साफ भी करना है, उसको मिनरल फ्री करना है। क्यों, क्योंकि बॉयलर में जो पानी चाहिए मुझको वो चाहिए प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर। बॉयलर में क्या चाहिए, डीमिनरलाइज्ड वाटर। हम बॉयलर में मिनरल वाटर यूज नहीं कर सकते। मिनरल वाटर हमारे लिए जरूरी है
हमारे बॉडी को मिनरल्स चाहिए, बॉयलर को नहीं चाहिए। उसका दिक्कत क्या होगा वो सारी बातें हम समझेंगे। ठीक है, क्या क्या इंप्योरिटीज होंगे और उसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा उसको समझते हैं। तो देखो, जो मैं बात करने वाला हूँ उसको बहुत बढ़िया से समझो। इस तरीके से समझेंगे, सिस्टमेटिक स्टेप वाइज रखेंगे कि चीजें मेरे को याद रह जाए। बीच बीच से बात करेंगे तो क्या होगा, पजल रहता है। तो एक सिस्टमेटिक वे में लिखना, सिस्टमेटिक वे में रखोगे हर एक चीज याद रहेगा, डेफिनेटली रहेगा और बहुत अच्छे से रहेगा। ओके, तो पहली बात क्या है कि भाई बॉयलर वाटर, बॉयलर वाटर क्या है, डीमिनरलाइज्ड वाटर चाहिए बॉयलर, है ना। जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी में ब्लड होता है, बॉयलर में पानी होता है, क्योंकि ब्लड हमारे पूरे बॉडी में रन करता है और बॉयलर में पानी चारों तरफ रन, हर एक जगह पे पानी ही फ्लो कर रहा है। जैसे ब्लड टेस्ट करके हम बॉडी का बीमारी पता कर सकते हैं, उसी तरीके से वाटर का टेस्ट करके बॉयलर की बीमारी का पता कर सकते हैं। अब बात यह है कि जो पानी हमने देखा है, यहाँ पे सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर, इन दोनों में क्या क्या है, एक में सस्पेंडेड इंप्यूरिटीज या फिर विजिबल इंप्यूरिटीज ज्यादा होते हैं और इसमें क्लियर होता है, लेकिन मिनरल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मिनरल अगर ज्यादा है तो वो मिनरल को हटाने का क्या तरीका, फिल्टर प्योर, सिर्फ सिंपल फिल्ट्रेशन से मिनरल्स नहीं होते, उसके लिए सॉफ्टनिंग करना पड़ता। या तो आप केमिकल ट्रीटमेंट करोगे, केमिकल के थ्रू आयन एक्सचेंज मेथड से करोगे, या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू आप मिनरल्स को हटाओगे। बात यह है कि ये पानी में ना ये सब चीजें आते कहां से, थोड़ा सा उसको देखिए, क्या क्या आते हैं, कैसे आते हैं। नॉर्मल हम, हमारा जो पानी है वो मेजर वाटर कहाँ पे, समुद्र में, जो वाटर फॉर्मेट में है सबसे ज्यादा पानी कहाँ पे है, ओशन में है, सागर में है। पानी हमको मिलता कैसे, व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो हमको पता है कि भाई ये क्या होता है, दिन के टाइम पे भाप बन के उड़ता है, ऊपर जाता है, ठंडा होता है, ठंडा होता है तो कंडेंसेट होके यहाँ पे वेपर फॉर्म में जमा हो जाता है। और फिर क्या होता है कि हवा के फ्लो से ये ट्रेवल करके जगह जगह पे पहुंच यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, जितना एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा वो धीरे धीरे नीचे आता है, गर्मी बढ़ती है या फिर धक्का लगता है किसी पहाड़ी पे तो ये रेन बन के नीचे आ जाता है। बचपन से पढ़ते आए हैं, है ना, इवेपोरेशन होता है, यहाँ पे कंडेंसेशन होता है, फिर से यहाँ पे रेन फ्लो होता है, और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिक साइकिल, हाइड्रोलॉजिक साइकिल। ये पानी जब ऊपर चढ़ता है वेपर बन के, जब ऊपर चढ़ता है तो ये प्योर स्टीम जाता है ना, यहाँ वेपर, स्टीम नहीं बोलेंगे इसको, वेपर बोलेंगे, प्योर वेपर होता है, उसमें कोई इम्प्यूरिटी रहता है क्या, नहीं रहता, तो सीधा प्योर पानी ऊपर जाता है। फिर जब नीचे ड्रॉपलेट्स बन के नीचे आ रहा है तो क्या कर रहा है, ये एटमॉस्फेयर से गैसेस एब्सॉर्ब कर रहा है, एटमॉस्फेयर से गैस एब्सॉर्ब करते हुए नीचे आ रहा है। तो पानी में क्या मिलेगा मुझको, कुछ डिजॉल्व गैसेस मिलेंगे। पानी में क्या मिलेंगे, डिजॉल्व गैसेस मिलेंगे। तो नंबर वन, डिजॉल्व, डिजॉल्व गैसेस में क्या क्या गैस हो सकते हैं,
नाइट्रोजन हो सकता है, एग्जैक्टली और सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। तो पानी में क्या क्या रहता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का गैस मिलेगा। ये सारे कहां से मिल रहे हैं इसको? एटमॉस्फेयर में। जब ऊपर से नीचे तक तो एटमॉस्फेयर पे ही है ना, आके जमीन पे गिरा। जमीन पे जब पानी आया, आने के बाद दो चीजें, एक तो वो नीचे चला जाएगा ग्राउंड में, लेकिन मेजॉरिटी वाटर क्या होगा, ऊपर से फ्लो करके नदी नाला से जाके फिर से ओशन में मिल जाएगा। ड्रेन से होते हुए, नदी से होते हुए, नाला से जाके फिर से वो रिवर वॉशिंग में मिलेगा और वहां पे फिर से वेपर बन के आ जाएगा। यही प्रोसेस होगा। तो हम जब देखेंगे कि जब ये जमीन पे आएगा तो रोल डाउन होकर जब जा रहा है, ये क्या करेगा अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स लेके जाए, माटी वगैरह लेके जाए, ठीक है। इन सब का एक एक इंपॉर्टेंट रोल, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल। साइमल्टेनियसली ये क्या करेगा, नीचे जब जा रहा है तो फिर मिनरल अपने साथ, यहाँ पे रॉक्स है, बहुत सारे पत्थर है, उसके थ्रू जब जा रहा है तो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हुए नीचे लेके जा रहा है। तो हम अगर क्लासिफाई करते हैं ना इम्प्यूरिटीज, पानी में इम्प्यूरिटीज को मैं क्लासिफाई करता हूँ तो एक नंबर मैं लिखता हूँ विजिबल इम्प्यूरिटी। विजिबल इम्प्यूरिटी, विजिबल इम्प्यूरिटी जो आंखों से दिखता है, आंखों से दिखने वाला इम्प्यूरिटी क्या क्या हो सकता है, उसको बोलेंगे नंबर 1 टर्बिडिटी एंड सेडिमेंट। टर्बिडिटी एंड सेडिमेंट्स। व्हाट इज टर्बिडिटी? टर्बिडिटी क्या है, सेडिमेंट क्या है, टर्बिडिटी क्या है? सेडिमेंट किसको बोलते हैं? जो कि रह जाते हैं पानी के ऊपर में। Sediments are those particles which settle down by the action of gravity. पानी को अगर स्टेगनेंट रखो, स्टैंड स्टिल कर दो, तो वो नीचे जमा हो जाए, अपने से जमा हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स बोलते हैं। मतलब कोर्स पार्टिकल, मोटा मोटा पार्टिकल जो है, बालू का पार्टिकल है, पत्थर का पार्टिकल है, तो वो सारे जो चीजें हैं, माटी है उसमें, वो जब नीचे जमा हो जाता है, जो चीज नीचे जमा हो जाता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, उसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्स बोला जाता है। और फिर भी देखना, आप एक बकेट पानी उठा के लेके आओ, पॉन्ड से लेके आओ या फिर रिवर से लेके आओ, रख दो, नीचे इतना माटी जमा हो जाएगा, लेकिन वो पानी में फिर भी देखना कुछ पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। 2 दिन रख दो, 4 दिन रख दो, वो घूमता ही रहेगा, कितना भी टाइम दे दो उसको, रिटेंशन टाइम देके रखो बकेट में, फिर भी वो घूमता रहेगा। उस पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? टर्बिडिटी बोलते हैं, ठीक है। सो टर्बिडिटी एंड सेडिमेंट्स, ये दो इंप्योरिटी हो गए। विजिबल इंप्योरिटी क्या है, और क्या मिलेगा मुझको विजिबल इंप्योरिटी में? माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ मिलेगा। क्या मिलेगा? माइक्रो बायोलॉजिकल क्या है ये? एल्गी फॉर्मेशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, कहीं पे स्टेगनेंट वाटर है, गंदा पानी रखा हुआ है, तो उसमें क्या होता है, ग्रीनिश कलर का एल्गी फॉर्मेशन हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर जमा होते हैं या फिर डेवलप होते हैं। तो ये दो तरीके का
विजिबल इम्प्योरिटी मुझको दिख रहा है। एक को मैं बोल रहा हूँ टर्बिडिटी एंड सेडिमेंट, दूसरा है मेरा माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ। क्लियर? इसमें हो सकता है आपका क्ले, सैंड, सिल्क, तो ये सारी बातें यहाँ। Am I clear? Everyone? दूसरा कैटेगरी का जो मेरा इम्प्योरिटी होगा उसको मैं बोलता हूँ डिसॉल्व गैसेस। डिसॉल्व गैसेस, देखो ये सारी बातें ना आपको नोट डाउन करना है और अपना नोट्स बहुत बढ़िया से रखना है। मैं जैसे बता रहा हूँ कि धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ते रहेंगे तो आपका नोट्स इतना मोटा हो जाएगा फिर आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ पे क्या रखा। ठीक है? क्लासेस मिक्स क्लासेस होते हैं, कभी इलेक्ट्रिकल की बातें करेंगे, कभी इंस्ट्रूमेंट की करेंगे, कभी पावर प्लांट की बातें करेंगे, वाटर ट्रीटमेंट की बातें करेंगे, और हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एक चीज को इग्नोर नहीं कर सकते चलो ये मेरे काम का नहीं है। हर एक चीज मिलके ही एक अच्छा प्रोफेशनल, एक अच्छा इंजीनियर बनता है। तो हर एक चीज को आपको नोट डाउन करना है। आपका स्पेसिफिक आप कैसे नोट डाउन करते हो आपको। सेकंड इम्प्योरिटी इज माय डिसॉल्व गैसेस। डिसॉल्व गैसेस में क्या क्या गैस मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा। ये तो मुझको कहां से मिल गया? ये एटमॉस्फेयर से, जब पानी नीचे आ रहा था अपने साथ डिसॉल्व करके लेके आ गया। और क्या मिलेगा? मीथेन गैस मिलेगा, H2S गैस मिलेगा। ये कहां से आता है? मीथेन तो आपका एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता, H2S गैस तो एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता है, फिर पानी में कहां से आ जाता है? ये ड्रेन से जब पानी फ्लो कर रहा हो, कहीं पे जमा हुआ है पानी, वहां पे क्या होता है? H2S फॉर्मेशन होता है, मीथेन गैस नीचे से आता है, फॉर्मेशन होता है नीचे, माटी के नीचे मीथेन गैस फॉर्मेशन होता है, नेचुरल गैस है। तो वो सारी बातें क्या करता है, ऐसा डिसॉल्व करके लेके चला जाता है। तो पानी के साथ ये डिसॉल्व स्टेट पे मिलता है। समझ गए? तीसरा चीज क्या है? मिनरल्स। मिनरल्स एंड देयर सॉल्ट्स। मिनरल्स एंड जैसे आयरन हो गया, मैंगानीज हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन, मैंगानीज, एल्यूमिनियम, सिलिका, ये सब क्या है? मिनरल है ना? मिनरल, और मिनरल नेचुरल फॉर्म में तो होते नहीं है, क्या फॉर्म में मिलते हैं? सॉल्ट्स के फॉर्म में मिलते हैं। सो मिनरल जो होगा वो पानी में डिसॉल्व स्टेट पे मिलेगा। डिसॉल्व स्टेट पे उसको देख नहीं सकते हो आप। और क्या मिलेगा? और कैटेगरी को हम बोलते हैं हार्डनेस। हार्डनेस, हार्डनेस क्या होता है? हार्ड वाटर, सॉफ्टवेयर का वाटर का नाम सुना है? हार्ड वाटर क्या होता है? हैवी वाटर, हार्ड वाटर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, एग्जैक्टली। हार्ड वाटर क्या है? सॉल्ट्स ऑफ हार्डनेस होता है सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या है? ये मिनरल ही है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2 में मिलते हैं मुझको कैल्शियम मैग्नीशियम। और जमीन के नीचे सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मिनरल क्या है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। जितने सारे रॉक्स हैं सब में आपको कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मिलेगा। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा आपको कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। आपको थकान लग रही है, अनहेल्दी लग रहा है, कैल्शियम तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम चाहिए ही चाहिए। ठीक है? मिनरल्स चाहिए हमारे को। सो
दुनिया में जमीन के नीचे अगर सबसे ज्यादा कोई मिनरल है वो है कैल्शियम है मैग्नीशियम। तो ये रिजर्व स्टेट में आएगा। इसको अलग से कैटेगरी में रखा गया है, मिनरल सॉल्ट का अलग स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है हार्डनेस के फॉर्म। सबसे ज्यादा भी है और सबसे खतरनाक भी है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि ये स्केल फॉर्मेशन बहुत जल्दी करता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे दिक्कत नहीं है उनका, लेकिन जैसे ही आप गर्म करोगे पानी गर्म होगा तो कैल्शियम का लेयर बना दो, स्केल फॉर्मेशन। इसीलिए कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत ही खतरनाक माना जाता है, हार्ड होता है। ठीक है, तो सॉफ्टनिंग चाहिए इसको। हार्डनेस को भी फिर दो कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। एक को हम बोलेंगे टेम्पररी हार्डनेस, और एक को हम बोलेंगे परमानेंट। टेम्पररी हार्डनेस है परमानेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई, जो विजिबल इम्प्योरिटी है उसको हम बोलेंगे टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स, ये सस्पेंशन सस्पेंडेड है, इसीलिए क्या बोला जाएगा? टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। जो डिजॉल्व गैसेस है वो सारे गैसेस को मिला के क्या बोलेंगे इसको? टोटल डिजॉल्व गैसेस। टोटल डिजॉल्व गैसेस। जो मिनरल एंड सॉल्ट्स है ये क्या है? सॉलिड है लेकिन डिजॉल्व स्टेट पे है, तो टोटल सस्पेंडेड सॉरी टोटल डिजॉल्व सॉलिड। तो आप हमेशा सुनते आते हो टीडीएस ज्यादा है, टीडीएस कम है। टीडीएस क्या है? टोटल डिजॉल्व सॉलिड। इसमें सारी चीजें आ जाए, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। और फिर हार्डनेस टेम्पररी और परमानेंट। कभी कभी दिमाग में आता है कि तो कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या टीडीएस में नहीं दिखाएगा? हाँ दिखाएगा। टीडीएस सब कुछ मिला के टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। तो ये चार कैटेगरी में हम पानी के इम्प्यूरिटीज को रख सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इम्प्यूरिटीज क्या क्या बोल रहे हैं? चार तरीके से हम कैटेगराइज करें। एक विजिबल इम्प्यूरिटी, जिसको हम बोल रहे हैं टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। विजिबल इम्प्यूरिटी में क्या आ रहा है? कार्बोनिटी एंड सेडिमेंट्स एंड माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ। दूसरा टोटल डिजॉल्व गैसेस। डिजॉल्व गैसेस में क्या क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, H2S, मेनली यही सारे गैसेस मिलते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर से पानी जब नीचे उतर रहा है तभी आ जाता है। नाले से, गंदे गटर से जब पानी निकल के जा रहा है उसमें से H2S मिल जाता है, मीथेन गैस नीचे से आ जाता है। तो ये सारे गैसेस मिलते हैं। मिनरल्स एंड सॉल्ट्स जमीन के नीचे अबंडेंट है, उसमें से एक कैटेगरी है कैल्शियम और मैग्नीशियम का, जिसको हम हार्डनेस बोल रहे हैं। ठीक है, सॉल्ट्स ऑफ हार्ड, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज कॉल्ड हार्डनेस। हार्डनेस दो तरीके का, टेम्पररी हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी क्या है? अगर आपका ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो मिनरल है वो कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट फॉर्म में रहता है, क्या होता है? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। या तो वो कार्बोनेट फॉर्म में होगा या बाइकार्बोनेट फॉर्म में होगा, तो हम क्या बोलते हैं इसको? टेम्पररी हार्डनेस। एम आई क्लियर? और क्या फॉर्मेट में हो सकता है? क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, वैसा फॉर्म में भी रह सकते हैं, तो उसको बोला जाता है पानी।
मैं क्लियर? ओके, हो गया? देखिए, तो हार्डनेस टेम्पररी, परमानेंट। टेम्पररी हार्डनेस मतलब कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, परमानेंट मतलब क्लोराइड, सल्फाइड, नाइट्रेट, ये सब कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स अगर हैं तो इसको हम लोग परमानेंट हार्डनेस बोलते हैं, है ना भाई? इनके इफेक्ट क्या होता है बॉयलर के अंदर, ये तो चलो हमने समझ लिया कि ये सारे इम्प्योरिटीज, टर्बिडिटी जो सेटल डाउन नहीं हो रहा है, सेडिमेंट जो सेटल डाउन हो जा रहा है, इनके इम्प्योरिटीज क्या है, इनका इफेक्ट क्या है? अगर विजिबल इम्प्योरिटी रहेगा तो क्या कर सकता है ये, जहां पे से भी जाएगा, अगर ट्यूब है तो वहां पे जमा होगा, डिपोजिशन करेगा, बालू है तो बालू जमा हो जाएगा ना, तो डिपोजिशन होगा। अगर जमा हुआ पानी है बॉयलर के अंदर, पाइप ट्यूब में, कंडेंसर में जमा है पानी, तो वो पानी क्या करेगा, माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ देगा, एल्गी फॉर्म करेगा, तो चोकिंग करेगा। ट्यूब के अंदर क्या होगा, एल्गी फॉर्म करेगा तो चोकिंग करेगा, मतलब पैसेज कम होगा, पानी जा नहीं पाएगा प्रॉपर्ली, है ना? उसके लिए आपको टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल कोल्ड वाटर में भी वो एल्गी फॉर्मेशन होगा और चोकिंग करेगा। सो मेजर इफेक्ट क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे, चोकिंग, क्लॉगिंग या फिर डिपोजिशन बोल सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, चोकिंग या फिर डिपोजिशन, क्लॉगिंग, समझ में आ रहा है? ये मेरा विजिबल इम्प्योरिटीज का इफेक्ट है, मेजर इफेक्ट। बॉयलर के ट्यूब्स में क्या इफेक्ट डालेगा, चोकिंग, क्लॉगिंग, डिपोजिशन कराएगा। इसका रेमेडी क्या होगा, चलो मान लिए कि ये होता है, इससे हम लोग बचेंगे कैसे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो पानी को क्या करना है, फिल्टर करना है। फिल्टर करने से ये जो आपका सेडिमेंट से टर्बिडिटी है वो चला जाएगा, है ना? उसके साथ क्या करेंगे, हमको कुछ केमिकल डोज करने हैं। क्या करेंगे हम लोग, अलार्म डोज करेंगे, अलार्म, लाइम डोज करेंगे और क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन प्रोसेस, क्लोरीन मतलब आप ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हो घर पे, कहीं पे जब जमा हो जाता है, फंगस होता है, एल्गी जमा होता है, तो क्या डालते हो, ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है, क्लोरीनेशन होता है। तो क्लोरीन क्या करता है, मार डालता है, साफ हो जाता है अच्छे से। सो क्लोरीनेशन। और क्या है, अलार्म, अलार्म देखा है, व्हाट इज अलार्म, फिटकिरी, फिटकिरी देखा है, नहीं देखा है, ठीक है, वैसे देख रहा है कि फिटकिरी क्या होता है। अब सस्ता वाला दुकान में जाओ, शेक करो तो वो क्या लगाता है, ये लगाता है। फिटकिरी का पानी अल्कलाइन वाटर होता है, बहुत ही अच्छा होता है, आप उसे कुल्ला करो। हम्म? तो फिटकिरी क्या करता है, coagulation एंड फ्लोकुलेशन कराता है। क्या करता है, coagulation एंड फ्लोकुलेशन प्रोसेस। व्हाट इज coagulation एंड फ्लोकुलेशन,
कोआगुलेट करना मतलब जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे कार्बन, वो पार्टिकल्स तो इतने पतले हैं कि उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा, एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से बॉन्ड क्रिएट कराएगा, एक जेलेटिनियस बॉन्ड क्रिएट होगा। पानी में देने से अगर देखे हो कभी तो सफेद कलर का क्या बनता है, एकदम एक दूसरे से लग जाता है। जब वो लग जाएगा तो क्या होगा, हेवी हो जाएगा और नीचे सेटल डाउन होगा। फिर से हिला दो उस पानी को, घुला हो गया, फिर से होता है ना फिटकरी डालने से। तो अलार्म देने से कोआगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन प्रोसेस क्रिएट होता है, और उससे क्या होता है कि पानी को सेटल डाउन करने से वो नीचे जमा हो जाता है, ऊपर से आप साफ पानी ले सकते हैं। समझ में आया, पानी को हमने साफ कर लिया लाइम अलार्म एंड क्लोरीनेशन प्रोसेस की मदद से। उसके बाद आप फिल्टर लगाओ। अगर आप पहले ही फिल्टर लगा दो, नदी का पानी आप फिल्टर लगा दो, फिल्टर क्या हो जाएगा, हर रोज चौक होगा, बहुत ज्यादा चौकिंग होगा, फिल्टर को साफ करना और एक प्रॉब्लमेटिक। तो हम क्या कर सकते हैं ना, नदी से पानी आ रहा है भाई, पहले तो थोड़ा स्टेनर वगैरह लगा दिए तो मोटा मोटा पार्टिकल सूख गया, उसके बाद उसको बड़े से टैंक में ले लो, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लैरिफायर टैंक, क्लैरिफायर टैंक। और उस टैंक में जब पानी आ रहा है वहीं पे हम लोग क्या कर देंगे, लाइन अलार्म डोज कर देंगे कंटिन्यूअस प्रोसेस में। सो धीरे धीरे वो पानी के साथ मिक्स होते होते लाइन आएगा, और फिर उसको पानी को घुमाओ अंदर में धीरे धीरे, तो पानी से जो पार्टिकल्स है वो नीचे जमा होता रहेगा, साफ पानी ऊपर से ले लो, है ना, बड़ा सा टैंक बना के तो क्लैरिफायर बना सकते हैं, है ना। तो विजिबल इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लाइम अलार्म डोज कर रहे हैं, क्लोरीनेशन कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। क्लोरीनेशन करने से माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ रुक जाएगा, फिल्टर करने से पानी साफ होगा, और लाइम अलार्म डोज करने से हमारा जो टर्बिडिटी सेडिमेंट्स है वो, टर्बिडिटी है वो नीचे जमा होता है। क्लियर है, वेरी क्लियर एवरीवन। अब बात करते हैं डिसॉल्व गैसेस की, इसको कैसे रिमूव करेंगे। ये तो पानी में डिसॉल्व स्टेट पे है, डिसॉल्व स्टेट पे है, इसको रिमूव करने का दो तरीका हो सकता है। एक को हम बोलते हैं डी गैसा रिमूव, डी गैसा रिमूव, और दूसरा है डी एरेटर। डी गैसा है, डी एरेटर। इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, गैसेस अगर प्रेजेंट है पानी में तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ये कोरोशन कराएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है पानी में, कार्बन डाइऑक्साइड होने से क्या क्रिएट होगा, गर्म होगा, टूटेगा, फिर पानी के साथ मिक्स करके क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, HCO3 कार्बोनिक एसिड फॉर्म कराएगा, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड, और कोरोशन कराएगा। अगर ऑक्सीजन है, फ्री ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन कराएगा। समझ में आ रहा है, तो कोई भी गैस जो होता है वो क्या करता है, मेनली कोरोशन कराता है। आपका मेटल को खा जाएगा, एसिडिक बना देगा, पीएच डाउन कराएगा आपका पानी का, तो कोरोशन। और गैसेस को रिमूव कैसे करेंगे, उसके लिए हम बताएंगे डी गैसर एंड डीएरेटर। डी गैसर यूनिट जो होता है वो आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लगाया जाता है, और डीएरेटर बॉयलर का पार्ट है, ठीक है। बॉयलर में जो पानी जाएगा वो सबसे पहले आपका डीएरेटर में आएगा, वहां से ऑक्सीजन या फिर अदर गैसेस जो होंगे उसको रिमूव किया जाएगा और फिर बॉयलर के अंदर जाएगा, वो प्रोसेस हम देखेंगे। डी गैसर यूनिट क्या होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ही लगाया जाता है, जहां से हम डिसॉल्व गैसेस को रिमूव कर देते हैं। एम आई क्लियर। तीसरा है मिनरल एंड सॉल्ट्स,
ये क्या कर सकता है, ये कोरोशन, कैरी ओवर या फिर आपका स्केल फॉर्मेशन, ये सारी चीजें बॉयलर के अंदर कर सकता है। कोरोशन भी कर सकता है, मिनरल सॉल्ट्स क्या करेगा, कोरोशन तो करेगा ही करेगा। कैरी ओवर कर सकता है, या फिर क्या हो सकता है, स्केल फॉर्मेशन। स्केल फॉर्मेशन कैरी ओवर क्या होता है, कोरोशन तो समझ में आता है, हीटिंग अवे प्रोसेस, भाई मेटल को खा जाएगा। कैरी ओवर क्या होता है, कैरी ओवर मतलब जो स्टीम बनेगा बॉयलर में, उस स्टीम के साथ मिनरल का चले जाना, जैसे सिलिका होगा, ऐसा ही होगा। तो सिलिका एक बहुत ही डेंजरस एलिमेंट पैरामीटर माना जाता है, प्रेजेंस मिनरल माना जाता है। सिलिका का प्रेजेंस क्या करता है कि अगर कुछ एब्नॉर्मेलिटीज होती है, बॉयलर का पकड़ लो लेवल बहुत हाई हो गया, या फिर फोमिंग हो गया बॉयलर के अंदर, फोम्स बबल्स क्रिएट हो रहे हैं, टर्बुलेंस बहुत ज्यादा है बॉयलर के ड्राम के अंदर, तो स्टीम के साथ मिक्स होके सिलिका बाहर जा सकता है बॉयलर ड्राम से। और सिलिका अगर कैरी ओवर हुआ, इसी को कैरी ओवर कहा जाता है कि कैरी ओवर हुआ सिलिका, तो ये जाके जहां पे ठंडा होगा, धक्का लगेगा, वहां पे वो डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे आपका टरबाइन का ब्लेड है, सो टरबाइन के ब्लेड के पीछे जमा होगा, सुपर हीटर के पीछे ट्यूब्स जो होंगे उसमें जमा होगा, तो सिलिका डिपोजिट हो जाता है। अगर टरबाइन के ब्लेड में सिलिका डिपोजिशन हुआ, उसको नॉर्मली आप क्लीन नहीं कर सकते, सैंड ब्लास्ट करना पड़ेगा, उसको घिस घिस के फिर से साफ करना पड़ेगा, मतलब आपका टरबाइन गया। समझ में आ रहा है? तो ये होता है कैरी ओवर। कैरी ओवर का मतलब क्या है कि स्टीम के साथ इंप्यूरिटी का निकल के जाना। नॉर्मल स्टीम मैंने क्या बोला कि स्टीम क्या होता है, ये तो वेपर बन के जाता है, सारा मिनरल्स नीचे छोड़ के चला जाता है, ये तो क्लियर था, प्योर। लेकिन अगर इसके साथ सिलिका उड़ जाता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कैरी ओवर बोल रहे हैं। हो सकता है वाटर कैरी ओवर हो जाए, उसको भी कैरी ओवर बोला जाता है कि पानी का लेवल बहुत ज्यादा हो गया, स्टीम के साथ पानी चला गया, या फिर सिलिका कैरी ओवर हो सकता है। ओके, इसीलिए सिलिका को काफी मायने दिया जाता है, और सिलिका का जो टेस्टिंग है हर रोज करना चाहिए। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्केल फॉर्मेशन समझ में आता है सबको? स्केल फॉर्मेशन मतलब पकड़ लो आपका ट्यूब है या फिर बॉयलर का ड्राम है, तो उसके अंदर मेटल में एक लेयर बन जाता है, एक लेयर बन जाता है, इसको बोला जाता है स्केल फॉर्मेशन। अब स्केल फॉर्मेशन होने से क्या दिक्कत आती है उसको समझना। अगर इस ट्यूब के सरफेस पे लेयर बनता जा रहा है, एक दिन में तो बनेगा नहीं, डेली इतना टन स्टीम आपका निकल रहा है, तो ये जो आपका, आप बताओ मेरे को, समुद्र का पानी क्या होता है, खारा पानी होता है, सॉल्टी वाटर होता है, उसको पिया नहीं जा सकता, इतना पानी है, बट यू कैन नॉट ड्रिंक इट, अनयूजेबल वाटर है इसको, तो क्यों? ये इसलिए कि ये जो जितने मिनरल्स वो पानी अपने साथ लेके जाता है, मिनरल्स नीचे छोड़ के और पानी ऊपर निकल जाता है, सारा मिनरल जाके यहीं पे जमा हो रहा है समुद्र में, इसीलिए उसका उसमें कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। सिमिलरली पकड़ना आप, सिलिका का परसेंटेज एकदम कम है, और वो रोज बॉयलर में थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है, और पानी क्या हो रहा है, प्योर वाटर निकल जा रहा है स्टीम बन के, और मिनरल क्या हो जाएगा, वहीं पे ड्रम के अंदर अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा उसका। अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो गया तो वो कैरी ओवर भी हो सकता है, और अंदर में अगर रह गया तो क्या बने करेगा, स्केल फॉर्मेशन करेगा। किसी भी टाइप का मिनरल हो स्केल फॉर्मेशन करेगा। स्केल फॉर्म होने से ट्यूब के अंदर अगर स्केल फॉर्मेशन होता है, पकड़ लीजिए मेरा ट्यूब, बॉयलर का ट्यूब, तो ट्यूब से पानी जा रहा है, बाहर से क्या हो रहा है, आपको हीट मिल रहा है, ट्यूब चारों तरफ से हीट मिल रहा है, वो हीट
पानी में ट्रांसफर हो रहा है तभी जाके स्टीम बन रहा है। जैसे ही स्केल बनेगा इसके सरफेस में, हीट ट्रांसफर में क्या होगा, दिक्कत आएगी, कंप्लीट हीट ट्रांसफर नहीं होगा। हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो फिर ये जो मेटल है, इस मेटल का टेम्परेचर बढ़ना शुरू करेगा। ट्यूब का अपना टेम्परेचर गर्म तो है ही, ऐसा नहीं है कि वो ठंडा है सारा हीट जा रहा है। ट्यूब गर्म है लेकिन अपना ब्रेकडाउन टेम्परेचर के नीचे है, क्योंकि सारा टेम्परेचर उससे फ्लो हो जाता है। लेकिन स्केल बनेगा तो फिर ये जो मेटल है उस मेटल का टेम्परेचर बढ़ना शुरू करेगा, और एक बार मेटल का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया तो मेटल क्या करेंगे, एक टाइम पे क्रैक कर जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया स्केल स्केल होने का दिक्कत क्या है। स्केल फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा, एक दिन में पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे पता चलेगा जब आप देखोगे एफिशिएंसी डिक्रीज हो रहा है, कि भाई पहले मेरा 300 टन कोयला में काम चल रहा था, अभी 350 टन कोयला जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, आप फ्यूल फीडिंग कर रहे हो, टेम्परेचर स्टीम का नहीं रेज हो रहा है। तो ये धीरे धीरे पता चलता है, एक दिन में नहीं चलता है। जब तक पता चलेगा तब तक कांड हो चुका है, जब तक पता चलेगा तब तक बॉयलर के अंदर कांड हो चुका है, और उसके बाद दिक्कत आना शुरू। तो इस चीज से बचने के लिए हमको बहुत सारे टेस्ट हर रोज करने पड़ते हैं और इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसीलिए हम क्या लगाते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं। समझ में आ रहा है। तो एज ए इंजीनियर, एज एन ऑपरेटर या फिर पावर प्लांट प्रोफेशनल, हमको इन सारी चीजों के ऊपर नॉलेज रहना चाहिए, पैरामीटर का नॉलेज रहना चाहिए। उससे क्या दिक्कत आएगी जानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं जितना बता रहा हूँ उतने में ही सीमित है। ये वाटर ट्रीटमेंट, वाटर एंड वाटर केमिस्ट्री, इट इटसेल्फ इज ए वेरी वास्ट सब्जेक्ट, वेरी वास्ट सब्जेक्ट। ठीक है, पानी को लेके पढ़ाई करोगे तो उसी में पीएचडी करोगे, उसी से ही बहुत कुछ है, बट हमको उतना डिटेल्स में भी नहीं जाना। आई एम नॉट ए केमिस्ट, मैं आपको केमिकल का पूरा उसके डेप्थ में नहीं बता पा रहा हूँ, या फिर बताऊंगा, जरूरत भी नहीं है। हमको ये जानना है कि भाई हाँ पैरामीटर ये होते हैं, इसका रेंज इतना होता है, इतना है कि नहीं, टेस्टिंग क्या कर रहे हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो देखेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हो तो फिर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, कैसे उसको लगाएंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे। Am I clear? समझ में आ रहा है बातें। तो इवन अभी एक आध महीने में हमारा वो बॉयलर का इंटरव्यू होगा, बॉयलर सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास का। तो अगर कोई बॉयलर का इंटरव्यू भी देता है ना, ये सारे सवाल उसको करेगा ही करेगा। बॉयलर सेकंड क्लास हो, बॉयलर फर्स्ट क्लास हो, डीओई हो, सबको ये लगना ही लगना है वाटर ट्रीटमेंट, पानी सबसे ज्यादा जरूरत। समझ में आया। तो देखो स्केल फॉर्मेशन होने से क्या हो रहा है कि मेटल का टेम्परेचर बढ़ रहा है, मेटल रप्चर हो सकता है। बॉयलर ड्राम के अंदर क्या हो सकता है ना, कि अगर ऐसा स्केल फॉर्मेशन होते होते डिपोजिशन होते होते रह गया तो एक मोटा लेयर बनेगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इधर से हीट नहीं मिल रहा है, तो ये जो सरफेस है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, अंदर में एक लेयर बना हुआ है, तो वो लेयर गर्म होते होते क्या होगा, इसमें क्रैक आएगा, लेयर में क्रैक आएगा। जो लेयर में क्रैक आया तो इसमें से क्रैक से पानी जाके मेटल को टच करेगा, जिस जिस पोजीशन पे टच करेगा मेटल को वो जगह ठंडा होगा, उसके बाजू वाला पार्ट गर्म होगा, तब भी आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन नहीं होगा मेटल में, तो मेटल क्रैक कर जाएगा, ट्यूब है ट्यूब फंक्शन करेगा। यही सारे कारण है। समझ में आया, क्लियर। अब इस मिनरल से बचे कैसे भाई, इतना तो समझ में आ गया कि इसका इफेक्ट क्या है, इसका इसको इसका रेमेडी क्या है। इसका रेमेडी है आयन एक्सचेंज मेथड से कर सकते हो या फिर आरओ प्लांट से कर सकते हो। क्या बोला मैंने, आयन एक्सचेंज प्रोसेस, आयन और रिवर्स ऑस्मोसिस। या तो आप डीएम प्लांट लगाओगे, हम लोग नॉर्मल बोलते हैं डीएम प्लांट, डीमिनरलाइजेशन प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का एक अहम हिस्सा
जिसको हम बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन प्लांट। और उसमें हम क्या प्रोसेस लगाते हैं, आयन एक्सचेंज करते हैं, जिसमें आपका एसएससी, एसडीए, मिक्स्ड बेड, ये सब का कुछ रेजियंस होते हैं, पत्थर डालते हैं, उसमें से एक्सट्रैक्ट करके हम निकाल देते हैं मिनरल्स। देखेंगे हम प्रोसेस को समझेंगे, या तो आयन एक्सचेंज होगा या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस। हमें क्लियर याद रह जाएगा सबको। तो देखो ओवरऑल पूरा का पूरा एक पानी का एक आइडिया हमको मिल चुका है। एक बार रिपीट करते हैं। वाटर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बॉयलर में। कौन सा टाइप का वाटर यूज करेंगे, डीमिनरलाइज्ड वाटर, प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर यूज करेंगे। ड्रिंकिंग वाटर यूज नहीं कर सकते, पीएचई वाटर यूज नहीं कर सकते, मिनरल वाटर यूज नहीं कर सकते, डिस्टिल वाटर हम यूज करेंगे नहीं। तो डीमिनरलाइज्ड वाटर ही यूज। डीमिनरलाइज करने के लिए ये है ना मेरा मिनरल्स, डीमिनरलाइज ये जितने सारे मिनरल्स है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। प्योर क्यों बोल रहे हैं, आप इंप्योरिटीज को रिमूव कर देते। तो पानी का इंप्योरिटी कैसे पता करेंगे, पहले जानना पड़ेगा पानी मिल कहां से रहा है। सरफेस वाटर है कि ग्राउंड वाटर है। सरफेस वाटर होगा तो उसमें मिनरल कम होगा, लेकिन टर्बिडिटी, सेडिमेंट एंड माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ ज्यादा होगा, विजिबल इंप्योरिटीज ज्यादा होगा, ज्यादा फिल्ट्रेशन की जरूरत होगी। ऐसा नहीं है कि मिनरल नहीं रहेगा, मिनरल भी प्रेजेंस होता है, तो उसको भी हटाना पड़ेगा, तो सॉफ्टनिंग भी जरूरी होगी। समझ रहे हैं ना टर्म्स में क्या होगा। इंप्योरिटीज में हमने देखा चार तरीके का इंप्योरिटीज, विजिबल इंप्योरिटी, डिसॉल्व गैसेस, डिसॉल्व सॉलिड्स एंड हार्डनेस। हार्डनेस क्या है, सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। दो तरीके का होता है, टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस क्या है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। परमानेंट क्या है, क्लोराइड और सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। रिमूव कैसे करेंगे, आयन एक्सचेंज मेथड, या फिर हम बोलेंगे डीएम प्लांट और आरओ प्लांट। आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस सबको पता है, उसका रिवर्स प्रोसेस, मेम्ब्रेन लगा के, है ना, प्रेशराइज करके मेम्ब्रेन लगा के आप क्या करते हो, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन में मिनरल्स को पास कर देते हो, खत्म कहानी। उसका इफेक्ट्स क्या क्या होगा बॉयलर के अंदर, समझ में आया, कोरोशन, इरोशन, चोकिंग, क्लोगिंग, स्केल फॉर्मेशन, यही सारे इंप्योरिटीज के इफेक्ट्स। एम आई क्लियर, बताओ भाई। हाइड्रोलॉजिक साइकिल समझ में आया कि किस तरीके से ये जितने सारे इंप्योरिटी हमने देखा है, किस तरीके से वो पानी में आ रहा है। तो पानी प्योर वाटर आ रहा था नीचे, गैस मिल गया इसमें, गटर से निकला तो और मीथेन और ये सारे मिल गए, H2S मिल गए, तो गैसेस डिसॉल्व हो गए पानी में। नीचे आया, मिनरल जमा हो गया, ऊपर से रोल डाउन हुआ तो उसके साथ टर्बिडिटी सेडिमेंट्स को देते हुए चला गया। तो सारी चीजें हमको यहां से क्लियर है, बोलो। हमारे दुनिया में, अर्थ में जितना पानी है उसका मेजर हिस्सा कहाँ पे है, मेजर 100%। अगर मैं टोटल वर्ल्ड का जो पानी है उसको अगर मैं कंसीडर करता हूँ, ये 100% वाटर, उसका मेजर हिस्सा कहाँ पे है, ग्लेशियर्स में। ग्लेशियर्स में बर्फ बना हुआ है, ओशन में है, सी में है, जो किसी काम का नहीं है। ग्लेशियर का पानी या फिर समुद्र का पानी, ओशन, सी या फिर ग्लेशियर्स। 96 to 97% वाटर वहीं पे, ठीक है। ग्लेशियर्स में 1% और 2% ऑफ वाटर फिक्स्ड है,
उसको हम फिक्स्ड आइस बोल सकते हैं कि वो फिक्स्ड है वो। अगर वो पिघल गया तो हमारा खेला खत्म हो जाएगा, है ना। फ्रेश वाटर कितना है? सी वर्सन 4% ऐसा होगा। 0.7%, हाँ 0.7%। लेस देन 1%। अभी 0.7% मतलब 0.6%, 7%, ये तो एक आइडिया है, ऐसा नहीं है कि हाँ इतना ही होगा। बिलो 1% हम पकड़ सकते हैं, है ना। सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 0.7% हमारा वाटर है फ्रेश वाटर, इसीलिए बोलते हैं कि पानी बचाओ, सेव वाटर। हमको लगता है यार पानी क्यों बचाना है, पानी तो आ जाएगा, बारिश से आएगा, समुद्र में चला जाएगा, नीचे पानी जमा नहीं होगा। तो फ्रेश वाटर की कमी हो रही है, ये प्रॉब्लम है। ग्राउंड वाटर कितना है? ग्राउंड वाटर आपका पकड़ लो 1.6 1.7% का ग्राउंड वाटर। इसमें तो मिनरल्स ज्यादा होते हैं, तो फ्रेश वाटर सरफेस पे मिलेगा ओनली 0.7%। तो टोटल यूजेबल वाटर अगर मैं देखता हूँ तो 2 से 3% के अंदर में ही यूजेबल वाटर है। बाकी जो वाटर है वो ग्लेशियर्स में, ओशन में, ग्लेशियर्स में छुपे हुए हैं। Am I clear? ये है आपका दुनिया का पूरा पानी। आज देखो एक ही साथ में पानी के ऊपर कितना नॉलेज बढ़ गया। हम्म? अभी कोई अगर आपसे पानी पूछेगा तो पूरा क्या कर देना है, पानी पीने से पहले देख लो भाई इसमें क्या है, टर्बिडिटी है, सेडिमेंट है, विजिबल इम्प्योरिटी है, हाँ गैसेस है। तो मैं सिर्फ पानी नहीं पी रहा हूँ ना, मैं एक साथ कितना सारा चीजें पी रहा हूँ। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये पानी ही है जो हमको सबसे ज्यादा मिनरल प्रोवाइड कर देगी हर रोज। आप कौन सा पानी पीते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मिनरल वाटर देखा है कुछ एक एक पानी आता है ना, ब्लैक कलर का वाटर, हाँ ब्लैक वाटर, क्या नाम है उसका? फिर मिनरल वाटर, मिनरल जाना वाले, एल्कलाइन वाटर, पीता है एल्कलाइन वाटर? एल्कलाइन वाटर पियो, एल्कलाइन वाटर पियो, डेली एल्कलाइन वाटर पियो, पेट की बीमारी नहीं होगी। हम्म, फिर पानी में मैं पीता हूँ, क्या करते हैं पता है, बहुत बहुत बढ़िया है, पी सकते हो। तो मिट्टी का घड़ा है, उसमें कॉपर का कोई बर्तन डाल दो, मुझके तो आते ही रहते हैं आजकल शॉर्ट्स में, यूट्यूब में, है ना। बट ये इफेक्टिव है, बहुत ही अच्छा काम करता है। मिट्टी का घड़ा है मेरे घर पे, उसमें कॉपर का ग्लास डाल दिया, और फिर वो पानी में क्या करते हैं पता है, कि रात को आपका जितना सारा जैसे आपका क्यूकम्बर हो गया, गाजर हो गया, हाँ धनिया हो गया, पुदीना हो गया, वो सब डाल के रखो, चलो सुबह उठ के पीते हो, बहुत बढ़िया हो। तो एल्कलाइन वाटर बना सकते हैं। हमारे घर में आरओ है, आरओ क्या करता है, सारे मिनरल्स हटा देता है, टीडीएस उसमें बहुत कम है, लेकिन बॉडी को चाहिए टीडीएस, तो एक्स्ट्रा एडिशनल मिनरल्स डालने हैं। समझ में आ रहा है? तो बोलो क्लियर हो गया पानी? एक बार सोच के बताओ, देख लो। एनी क्वेश्चन एनीवन?
इसे अगर जाप करोगे चीजों का तो वो मेमोरी में फिट हो जाएगा। क्या है कि जितना पानी है उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक सरफेस वाटर, दूसरा ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर में इम्प्यूरिटीज, विजिबल इम्प्यूरिटीज ज्यादा है, मिनरल कम है। ग्राउंड वाटर में मिनरल्स ज्यादा है, यूजुअली क्लियर वाटर में। दोनों ही केस में हमको फिल्ट्रेशन भी करना है और डीमिनरलाइजेशन भी करना है। बॉयलर को चाहिए प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर। इम्प्यूरिटीज को भाग करेंगे तो चार भाग में भाग करते हैं। विजिबल इम्प्यूरिटीज, टोटल डिसॉल्व गैसेस, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स एंड हार्डनेस। टोटल विजिबल टोटल सस्पेंडेड सॉलिड या फिर विजिबल इम्प्यूरिटीज को हम बोल रहे हैं माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रुप या फिर टर्बिडिटी एंड सेडिमेंट्स। टर्बिडिटी वो सारे पार्टिकल्स है जो सेटल डाउन नहीं होते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। सेडिमेंट्स वो सारे पार्टिकल्स है जो सेटल डाउन हो जाते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, तो उनको सेटलिंग टाइम देना पड़ेगा। अगर सेटलिंग टाइम नहीं देंगे तो फिर सेटल कैसे होगा? फिल्टर लगाने से पहले ही हम लोग उसको क्लियर कर लेते हैं, इसकी सेडिमेंट्स और टर्बिडिटी को रिमूव करते हैं। सेडिमेंट्स और टर्बिडिटी को रिमूव करने के लिए हम लोग उसमें लाइम डोज करेंगे। माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ को रोकने के लिए क्लोरीनेशन प्रोसेस चलाएंगे, कुछ केमिकल यूज करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर जैसा कुछ केमिकल यूज करेंगे। फिर उसको हम डाल देंगे मल्टीग्रेड फिल्टर पे। मल्टीग्रेड फिल्टर घर में भी हम लोग यूज करते हैं कि लेयर वाइज बनाते हैं। मोटा मोटा पत्थर दे दो, उसके ऊपर छोटा पत्थर दे दो, उसके ऊपर बालू दे दो, उसमें चारकोल डाल दो, तो ये मल्टीग्रेड फिल्टर होता है। उसके थ्रू जब पास होता है पानी तो पानी साफ हो जाता है। इससे हमारा विजिबल इम्प्यूरिटीज रिमूव हो जाएगा। विजिबल इम्प्यूरिटीज अगर रहेगा तो क्या दिक्कत करेगा? चोकिंग करेगा, क्लॉगिंग करेगा, ट्यूब्स में लेयर बना देगा अंदर में, तो पानी जा नहीं पाएगा। तो उसको हमने हटाने के लिए ये बंदोबस्त कर लिया है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस लगातार है। दूसरा चीज है गैसियस डिसॉल्व गैसियस। पानी में गैस डिसॉल्व स्टेट में रहता है। क्या क्या गैस रह सकता है? ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन होगा, मीथेन गैस होगा, H2S गैस होगा। ये सारे गैसेस कहां से आते हैं समझ में आ गया हमको, एटमॉस्फेयर से आएंगे या फिर ड्रेनेज सिस्टम से आएंगे। और उनको निकालने के लिए दो यूनिट लगाएंगे, एक होगा डीगैसर यूनिट, एक होगा डीएरेटर यूनिट। डीएरेटर कहाँ पे है? बॉयलर में जब पानी घुसता है तो सबसे पहले डीएरेटर में जाता है। देखेंगे हम उसका पूरा प्रोसेस, डीएरेशन प्रोसेस कैसे बनाते हैं। डीगैसर यूनिट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में लगाया जाता है। अगर गैस प्रेजेंट है वाटर में तो क्या दिक्कत कर रहा है? कोरोशन करा रहा है, पीएच डाउन करा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोनिक एसिड क्रिएट करेगा, तो इसको रिमूव करना भाई जरूरी हो गया। तीसरा हो गया टोटल डिसॉल्व सॉलिड। डिसॉल्व सॉलिड में मिनरल एंड सॉल्ट्स आ रहे हैं। मिनरल क्या है? कैल्शियम, मैग्नीशियम से शुरू करके जितने सारे नीचे पाए जाने वाले मिनरल से वो सब डिसॉल्व स्टेट में मिल सकते हैं पानी में। कहीं पे आर्सेनिक ज्यादा मिलेगा, कहीं पे आयरन ज्यादा मिलेगा, कहीं पे आपका क्या कहते हैं इसको, कैल्शियम ज्यादा मिलेगा, मैग्नीशियम ज्यादा मिलेगा, है ना। उसी मिनरल्स का एक स्पेशल पार्ट बना के हमने बोल दिया कि हार्डनेस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को, जिसको हम बोल रहे हैं टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का अगर कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट फॉर्म है तो उसको हम बोल रहे हैं टेम्पररी, एंड क्लोराइड सल्फेट फॉर्म है तो फिर उसको हम बोल रहे हैं परमानेंट। क्योंकि कार्बोनेट टूटा तोड़ा जा सकता है, उसको बाद में देखेंगे क्यों टेम्पररी और परमानेंट बोला जाता है परमानेंट। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है बॉयलर के ऊपर? अगर मिनरल है तो स्केल फॉर्मेशन करेगा, मेनली हार्डनेस स्केल फॉर्मेशन करता है। हायर टेम्परेचर पे जाएगा, कैल्शियम का बहुत हार्ड लेयर बना देगा। तो ये सारी बातें हमने समझा है। कैरी ओवर हो सकता है, सिलिका का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होता है पानी में तो सिलिका स्टीम के साथ निकल जाएगा, जिसको हम कैरी ओवर बोलेंगे। और कोरोशन तो करेगा ही करेगा, ये इस काम करेगा। यस, निकालने के लिए क्या करेंगे मिनरल्स को? हम लोग आयन एक्सचेंज मेथड यूज करेंगे या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस से हम पानी को क्लीन कर सकते हैं मिनरल से। एम आई क्लियर?
हो गया। अब देखो ये सारे काम करने के बाद भी इतना सारा काम जब हम करेंगे कि आरओ लगाए, लाइन बनाम उसके सब कुछ करने के बाद भी प्रॉब्लम्स रह रहे हैं। उसके लिए बॉयलर के अंदर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्या करेंगे? वाटर अब ये वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है? एक तो हो गया कि WTP में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आपने वो जो अभी तक हमने बात किया कि सेटल डाउन कराना, DM प्लांट, आरओ प्लांट, तो उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते थे एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। और दूसरा होगा हमारा इंटरनल। अभी तक हमने जितना सारा बात किया, डीगैसर यूनिट लगाना, DM प्लांट लगाना, आरओ प्लांट लगाना और लाइन मिलान पोस्ट करके क्लैरिफायर में साफ करना, वो सारा कौन सा पार्ट हो गया? एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। वो सब करने के बाद भी पानी में क्या हो जाएगा? मिनरल्स का कंसंट्रेशन कैसे रहेगा? पकड़ लो आपने सिलिका रिमूव किया, 0.02 ppm से नीचे लेके आए, 0.01 ppm पे सिलिका का प्रेशर। अब इतना कम ppm है तो वो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जब ड्राम में जाएगा और ड्राम में जाके पानी में क्या होगा? सिलिका का कंसंट्रेशन बढ़ाता रहेगा, पानी निकलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो बॉयलर के ड्राम में क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। आपने एकदम ना के बराबर अलाउ किया, लेकिन यहाँ पे जाके क्या हो रहा है? धीरे धीरे चलते चलते कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इंटरनल ट्रीटमेंट करना। इंटरनल ट्रीटमेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है HP डोजिंग और एक होता है LP डोजिंग। इंटरनल ट्रीटमेंट HP डोजिंग एंड LP डोजिंग। HP मतलब हाई प्रेशर डोजिंग, LP मतलब लो प्रेशर डोजिंग। LP डोजिंग किया जाता है अपने डीएनएटर में। HP डोजिंग किया जाता है आपका बॉयलर के ड्रम, स्टीम ड्रम। स्टीम ड्रम हाई प्रेशर जोन है, स्टीम जहां पे बनता है, और डीएनएटर लो प्रेशर जोन है जहां पे पहले पानी आता है। क्लियर? HP2 या देखो ड्राम पर बॉयलर ड्रम में HP डोजिंग, क्योंकि ड्रम क्या होता है? ड्रम में हाई प्रेशर रहेगा। पकड़ लो आपका जो ड्रम है ना, उसमें 65 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 65 kg है तो फिर पकड़ लो 490 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जोन है। एक डीएनएटर टैंक होगा इस तरीके से, उसमें एक वर्टिकल कॉलम रहेगा और एक हॉरिजॉन्टल ड्रम रहेगा। ये होता है डीएनएटर टैंक। तो डीएनएटर का जो प्रेशर टेम्परेचर है कम होता है। पकड़ लो 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर है, और 120 डिग्री या फिर 125 डिग्री का टेम्परेचर। सो लो प्रेशर हो गया। तो डीएनएटर में जो केमिकल देंगे उसको हम बोलेंगे HLP डोजिंग। ड्रम में जो देंगे उसको बोलेंगे HP डोजिंग, हाई प्रेशर डोजिंग। HP डोजिंग में हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं? HP डोजिंग में यूज करते हैं ट्राई सोडियम फॉस्फेट, TSP। ट्राई सोडियम फॉस्फेट, TSP बोला जाता है, TSP। एमाइन नहीं है ट्राई सोडियम फॉस्फेट,
एक तरीके का एमाइन है। केमिकल फॉर्मूला अगर जानना है तो फिर इसका होता है NH3PO4 ट्राइसोडियम फॉस्फेट, ट्राइसोडियम है ना, NH3PO4 ट्राइसोडियम फॉस्फेट। डिएरेटर में हम क्या डोज करते हैं? हाइड्रोजन। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? N2H2। इधर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जानने के लिए। इनको H4 यूज कर सकते हो एल्पिडोजिन पे, और NF3PO4 मतलब ट्राइसोडियम फॉस्फेट यूज कर सकते हैं बॉयलर के ड्रम में। तो इंटरनल ट्रीटमेंट और एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, दो टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं हमारे बॉयलर में। यहां तक क्लियर हो गया? डिएरेटर का मेन पर्पस ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग। क्या करेगा? ऑक्सीजन। मेन पर्पस है ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग। ऑक्सीजन को रिमूव करता है पानी से। डिएरेटर क्या करता है? ऑक्सीजन को रिमूव करता है। अब बताओ मेरे को, पानी से अगर ऑक्सीजन को हटाएगा तो क्या बचेगा? H2O होता है पानी। ऑक्सीजन को हटाएगा तो क्या बचेगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ठीक, हाइड्रोजन से चलेगा बॉयलर। फिर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन रिमूवल नहीं बोल रहा, ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग बोल रहा हूँ। H2O का ऑक्सीजन को वो नहीं हटा पाएगा, उसको क्यों हटाना? वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्री ऑक्सीजन जो डिसॉल्व स्टेट में है। जो H2O का ऑक्सीजन है वो मेरा ऑक्सीडेशन नहीं करा रहा है, ऑक्सीजन करा रहा है, फ्री ऑक्सीजन करा रहा है, फ्री रेडिकल। समझ में आया? सो इस ऑक्सीजन को हटाना है जो डिसॉल्व स्टेट में गैस है। इसको हटाने के लिए क्या यूज कर रहा हूं? N2H4 हाइड्रोजन डोज कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? अब हाइड्रोजन से कैसे डोज रिमूव होगा ऑक्सीजन? ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। इसको चाहिए टेम्परेचर, टेम्परेचर दिया तो रिएक्शन किया तो क्या बन गया? H2O प्लस नाइट्रोजन का कोई भी गैस बनेगा, NO2 NO3 NO4 कुछ भी बने, तो नाइट्रोजन का गैस निकल के आ जाएगा। तो डिएरेटर में ऑक्सीजन स्कैवेंज होता है, इसका मतलब वो ऑक्सीजन को रिमूव नहीं कर रहा है, या फिर ऑक्सीजन निकल के नहीं आ रहा है। अगर ऑक्सीजन निकल के आ जाता तब तो बहुत बढ़िया, तो जगह जगह पे हम डिएरेटर लगा देते, एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देते। वो नहीं पॉसिबल है। क्या निकल के आ रहा है? निकल के वही नाइट्रोजन ही आ रहा है। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस किसका है? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन गैस ही अबंडेंट मिलेगा आपको। समझ में आया? और जो ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन था उसको क्या कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ मिक्स होके फिर से पानी बना देता, H2O। समझ में आया? So this free oxygen is responsible for your oxidation inside the boiler. उसको हम स्कैवेज कर रहे हैं कहां पे? डिएरेटर पे। डिएरेटर पे रिमूव कर देते हैं।
कैसे रिमूव कर रहे हैं? हमने हाइड्रोजन एलपी डोजिंग किया N2H4 और हीट दिया। Am I clear everyone? अब इस पूरा जो प्रोसेस अभी तक हमने पढ़ा है इसका ये बना दो। पूरा प्रोसेस का एक ब्लॉक डायग्राम में देखते हैं कि किस तरीके से करेंगे। एक स्कीम बनाते हैं, सिंपल प्लेन स्कीम। पकड़ लो मैं रिवर वाटर यूज कर रहा हूँ, कहीं कहीं पे ग्राउंड वाटर यूज करना पड़ेगा। ग्राउंड वाटर जहां पे यूज करेगा देखना वहां पे एक वाटर पिट बनाएगा, बड़ा सा पॉन्ड बनाएगा पानी जमा करने के लिए। तो वो स्प्रे करके ना पानी को निकाले। एक्सपोज करने से क्या होता है? सनलाइट में आता है तो माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ कम हो जाता है, मर जाता है। तो उस जो हमने रिवर वाटर लिया, अब नदी से जब पानी को आप खींचोगे तो वहां पे क्या बनाना पड़ेगा? डायरेक्ट तो पंप लगा के नहीं लेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे कीचड़ वगैरह या फिर प्लांट के डेब्रीज आ जाएंगे, बहुत कुछ आएंगे, आपका पंप को चोक करेगा। तो वहां पे गेट बना लो, एक वेल बना लो। तो एक वाटर वेल बना लेते हैं यहाँ पे रिवर के साइड में, और उसी में हम अपना पंप डाल देंगे, पानी को खींचेंगे। इनटेक पंप बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? यहाँ पे पंप हाउस बना के, तो पकड़ लो मैं इसको पंप हाउस बोल रहा हूँ। पंप, यहाँ पे पानी आएगा। पंप हाउस में क्या रहेगा? एक इनटेक वेल बनाएंगे। ये सब नाम इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज यू पीपल आर नॉट फेमिलियर विद दिस टर्म्स। बहुत ही आसान सा चीजें है कि नदी किनारे से अगर मेरे को पंपिंग करना है तो एक पंप हाउस तो बनाना ही पड़ेगा, और एक वेल बना लेते हैं, इनटेक वेल। उसमें कुछ मोटा मोटा ड्रिल लगा के रखेंगे ताकि जो क्या कहते हैं इसको, प्लांट डेब्रीज वगैरह है वो सब ना आए, पंप मेरा चोक ना हो। दूसरी बात, इनटेक वेल से, ये इनटेक वेल है पंप हाउस है, इनटेक वेल से जब पानी आएगा तो हमको क्या करना है? यहाँ पे कुछ डोजिंग कर देना है। क्या क्या डोजिंग करना है? लाइम, अलार्म एंड क्लोरीनेशन, पॉली डोजिंग। तो 3 केमिकल यूज करेंगे यहाँ पे। लाइम डोज करेंगे, अलार्म डोज करेंगे एंड पॉली डोजिंग। ये कुछ केमिकल आता है, बहुत सारे मिक्सचर होंगे उसमें क्लोरीनेशन का। और यहाँ पर मैं एक सेटलिंग टैंक, सेटलिंग टैंक अलग अलग स्कीम हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कौन कैसे बनाता है। उस पानी के में कितना इम्प्यूरिटीज है उसके ऊपर भी बेस करता है, कितना डोजिंग करना है वो आपको केमिस्ट बताएगा कि भाई हाँ इतना ज्यादा कार्बिडिटी है तो इतना डोजिंग सही रहेगा, लाइम इतना किलो डोज करना है, उसके कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा है। हम सिर्फ स्कीम देख रहे हैं कि रिवर है, लाइम डोज किया, अलार्म डोज किया, पॉली डोज किया, सेटलिंग टैंक लगा दिया तो यहाँ पे सेटल डाउन होगा। और फिर इसको हम यहाँ से एक क्लैरिफायर टैंक में डाल, क्लैरिफायर टैंक। क्लैरिफायर टैंक क्या होता है? एक सिविल कंस्ट्रक्टेड टैंक होता है, इस टाइप से एक टैंक बनाएंगे और इसके अंदर कुछ वेल बनाएंगे और यहाँ पे एक टैंक तो घुमाया। तो क्या होगा? पानी जो है ना रिवर से आके अंदर में आएगा, सबसे पहले नीचे ऑलरेडी डोजिंग हो चुका है। यहाँ पे आप धीरे धीरे इसको घुमाते रहो फैन को बड़ा सा,
तो ये पानी क्या होगा, यहाँ पे घूमते 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 ऊपर चढ़ेगा और उससे क्या हो रहा है, रिटेंशन टाइम बढ़ रहा है, पानी को ज्यादा समय मिल रहा है इसके अंदर घूम रहा है, तो जमा हो जाएगा, मड वगैरह जितना सारा है नीचे जमा होगा, नीचे से ड्रेन करके आप फिर से रिवर में डाल दो, तो नीचे से कीचड़ निकल गया, साफ पानी आपका स्टेप वाइज एक एक पार्ट करके आ जाएगा। सिविल कंस्ट्रक्शन कर लो, ठीक, बड़ा सा टैंक बना दिए, उसको हम बोलेंगे क्लैरिफायर। देखो पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ, क्लैरिफायर टैंक, वही क्लैरिफायर टैंक में क्या कर रहे हैं हम रिटेंशन टाइम बढ़ा रहे हैं, पानी को आप निकाल के डायरेक्ट अगर दे दोगे, डोजिंग कर दिया, तो डोजिंग करने के बाद उसको सेटलिंग के लिए टाइम देना है ना। तो अगर हम फिक्स टैंक रखेंगे तो उसमें तो मड जमा होगा, उसको फिर निकालेंगे कैसे। तो क्लैरिफायर टैंक बनाते हैं, नीचे से हम ड्रेन लाइन दे देते हैं कि नदी में चला जाएगा, और अंदर में उसको घुमाने का टाइम, क्योंकि कितना बड़ा बना, तो पानी को रिटेंशन बढ़ाने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसको घुमा घुमा के ऊपर तरफ आएगा, धीरे धीरे मड नीचे जमा होगा, साफ पानी बाहर निकल के आएगा ऊपर से। उसके बाद वहां से हम लोग इसको खींच लेंगे, फिर आप कुछ स्टोरेज टैंक में डाल दो उसको, और थोड़ा सेटलिंग बेसिन में डालो, एक एक स्टेप करते 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 वो निकल के आएगा। जब थोड़ा बहुत साफ हो गया, उसके बाद क्लैरिफायर टैंक के बाद हम लगा देंगे यहाँ पे MGF, ये क्या है, मल्टी ग्रेड फिल्टर, MGF में डालेंगे। पॉलीगोनिंग में क्या होता है? क्लोरीनेशन, इसको पोली बोला जाता है। अलग अलग केमिकल इंडस्ट्रीज है, उनका अलग अलग केमिकल्स आएगा, तो वो अपना कंपोजिशन क्या है वो पूरा आपको बताएगा नहीं, है ना। आयन एक्सचेंज है, सीन वाटर है, इस टाइप के बड़ा बड़ा केमिकल इंडस्ट्रीज है, वो अपना वही क्लोरीनेशन ही, प्रोसेस तो क्लोरीनेशन ही होगा। एनीवेज, तो अभी मल्टीग्रेड फिल्टर में डालने के बाद पानी क्या होगा, पानी नीचे से जाएगा, ऊपर से निकल के आएगा, इसके अंदर क्या रहेगा, कुछ ग्रेवल्स एंड पेबल्स डालेंगे, छोटे छोटे पत्थर डालेंगे, पत्थर रहेगा उसमें, चारकोल रहेगा, है ना। और फिर उस पानी को कहां पे लेके जाएंगे, आयरन रिमूवल टैंक में डालेंगे, यहां से मल्टीग्रेड फिल्टर से निकालेंगे और फिर इसको आयरन में डालेंगे। ये क्या है, आयरन रिमूवल फिल्टर है। आयरन को अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इसमें भी कुछ ग्रेवल्स वगैरह रहेगा, कुछ पत्थर रहेगा, उसमें कुछ केमिकल डालेंगे, तो आयरन जो है ना Fe3 एंड Fe2 प्लस दो स्टेट कर देता है, फेरिक एंड फेरस, Fe2 प्लस एंड Fe3 प्लस में आयरन मिलेगा, दो स्टेट रहता है आयरन, है ना। जो हम लोग देखते हैं, जो हमारे घर पे बकेट रहता है उसमें पानी रख दो तो एक रेडिश कलर का लेयर बन जाता है, दिस इज ड्यू टू योर Fe3 प्लस। हमको यहाँ पे कुछ डोजिंग करना पड़ेगा, KMnO जो Fe2 प्लस को Fe3 प्लस बनाएगा, और फिर पत्थर रखेंगे, वो पत्थर के सरफेस पे आयरन लग जाएगा, पानी साफ हो जाएगा, उस पानी को हम डाल देंगे एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, ये क्या करेगा, ये बैड ऑर्डर को रिमूव करेगा। एक्टिवेटेड कार्बन चारकोल वगैरह होता है, उसमें क्या होता है, बैड ऑर्डर, जैसे आपने क्लोरीनेशन किया ना, यहाँ पे RF पे डोजिंग किया तो उसमें से स्मेल आती है, पानी का एक बदबू होता है, वो निकल जाता है एक्टिवेटेड। ठीक, अब इसके बाद शुरू होता है असली काम,
एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के बाद हम लगाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन एक्सचेंजर। क्या लगाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन एक्सचेंजर, एसएस। स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन एक्सचेंजर के बाद लगेगा आपका डी गैसर। डी गैसर डी गैसर के बाद एक और कॉलम लगा दो, एसबीए, स्ट्रॉन्ग बेस एनायन एक्सचेंजर। स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन एक्सचेंजर के बाद डी गैसर के बाद लगा दिए स्ट्रॉन्ग बेस एनायन एक्सचेंजर। उससे पानी निकल के आएगा, यहाँ पे हम डाल देंगे मिक्स्ड बेड, एमडी मिक्स्ड बेड, और मिक्स्ड बेड से निकल के पानी जाएगा मेरे डीएम टैंक, डीमिनरलाइज्ड वाटर स्टोरेज। एमडी मतलब से, एमडी मतलब मिक्स्ड बेड। मिक्स्ड बेड क्या होता है ये बता रहा हूं। क्लियर? अब देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखो फिर से रिवर से आया, इनटेक वेल या फिर पंप हाउस, वहां से पानी आया तो लाइन करना पॉलीडोज के, इसको हम बोल देंगे प्री ट्रीटमेंट। These are the pre-treatment chemicals. Pre-treatment, ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले ही हम डाल रहे हैं प्री-ट्रीटमेंट केमिकल्स। WTP का पार्ट है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, सबसे पहले हमने ये काम किया। उसके बाद हमने क्लेरिफायर टैंक्स में डाला ताकि सेटलिंग टाइम मिल जाए। उससे क्या हो गया? टर्बिडिटी, सेडिमेंट, ये सब रिमूव हो गए। साइमल्टेनियसली माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ का जो टेंशन था वो भी कुछ हद तक कम हो गया। अब क्या हो रहा है? मल्टीग्रेड फिल्टर में डाल रहे हैं, पत्थर वगैरह है तो पानी को साफ कर देगा। एमजीएफ अगर ठीक ठाक रहा तो उसके बाद का जो पानी आएगा दिस इज ड्रिंकेबल। यहां से आप पीने के लिए पानी ले सकते हो, इसमें कोई हार्श केमिकल हमने यूज नहीं किया है, ये ड्रिंकेबल वाटर है। ठीक है, लेकिन ये पानी हम बॉयलर में नहीं डाल सकते क्योंकि इसमें मिनरल्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हमने आयरन को रिमूव कर दिया आईआरएफ में, आयरन रिमूवल फिल्टर लगा के एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर लगाया जिससे बैड ऑर्डर वगैरह रिमूव हो गए, क्लोरीन का जो बदबू था वो सब इफेक्ट चला गया। उसके बाद हमने लगाया एसएससी, स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन एक्सचेंजर। ये क्या होता है? इसमें क्या डालेंगे? कुछ रेजिन्स डालेंगे, छोटा छोटा सिंथेटिक रेजिन होगा। ठीक है, और ये रेजिन्स क्या करेंगे, पकड़ लो, दो टाइप के रेजिन्स आएंगे, RH, RH, R माइनस H प्लस R प्लस। रेजिन्स छोटा सिंथेटिक पत्थर होता है, सिंथेटिक पत्थर छोटा छोटा, जिसका अगर केमिकल ये करोगे कुछ रहेगा इसमें R माइनस H प्लस का, ये होगा SSC रेजिन्स। R प्लस OH माइनस ये हो जाएगा मेरा SPA रेजिन।
क्या चीज? स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन एक्सचेंजर, इसमें आपका R-H+ वाला रेजिस्टेंस है। यह छोटा छोटा पत्थर पकड़ सकते हो, सिंथेटिक पत्थर पकड़, ठीक है। ये केमिकल आयन एक्सचेंज कराएगा, कैसे कराएगा? पकड़ लो, मेरा कैल्शियम क्लोराइड CaCl क्लोराइड है, हार्डनेस है कैल्शियम का, तो CaCl2 में Ca क्या हो जाएगा? 2+ Cl माइनस CaCl। अब ये क्या करेगा? R माइनस है ना, तो ये कैल्शियम को रोक लेगा, पानी में क्या चला जाएगा? HCl चला जाएगा, तो फाइनली क्या होगा? RCa प्लस HCl। बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दिखा रहा है। तो RCa, R तो क्या है? पत्थर है, सिंथेटिक पत्थर है, उसने क्या किया? कैल्शियम को रोक लिया। इसी तरीके से मैग्नीशियम होगा तो MgCl2 होगा, मैग्नीशियम को रोक लेगा। कोई भी मिनरल हो, मिनरल पार्ट पॉजिटिव में आएगा, वो रोक लेगा। और एसिड पार्ट जो होगा, क्लोरीन क्लोराइड है, आपका सल्फेट है, तो HCl जाएगा, H2SO4 बन के जाएगा, तो पानी में ये डिसॉल्व होकर निकल जाएगा। तो पानी से अपने मिनरल को हटा दिया। हमारा मेन टारगेट क्या था? मिनरल को हटाना, कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब को हटाना। आयरन तो हमने पहले ही रिमूव कर दिया। तो सॉल्ट को तोड़ के हमने एसिड बना लिया, और ये एसिडिक पार्ट चला गया कहां पे? पानी में। तो इससे क्या इंपैक्ट आएगा पानी में? पानी का पीएच डाउन हो जाएगा, एसिडिक बन जाएगा। पीएच पता है सबको? पीएच डाउन होगा, एसिडिक बनेगा पानी, है ना, एसिड जा रहा है। लेकिन हमने मिनरल सक्सेसफुली हमने रिमूव कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया? डीगैसर लगाया, तो इस प्रोसेस में कुछ गैसेस भी इवॉल्व होंगे, तो डीगैसर यूनिट क्या करेगा? गैसेस को निकालेगा। अब हमने क्या लगाया? SBA लगा, स्ट्रॉन्ग बेस एनायन एक्सचेंजर। इसमें क्या रहेगा? इसमें भी रेजिन रहेगा, ROH रेजिन, जो R+ OH माइनस रेजिन। अब पानी में एक्स्ट्रा एसिड आ गया था ना, ये उसके साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या है? OH माइनस, यहाँ पे H+Cl माइनस मिलेगा, ये बनाएगा पानी, तो ये रेजिन जो है वो क्लोरीन एसिडिक पार्ट को रोक लेगा। तो क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट? यहाँ पे RCl प्लस H2O, तो मिल गया मुझको फिर से पानी। तो दो स्टेप में हमने, एक स्टेप फर्स्ट स्टेप में हमने कैल्शियम को रोक लिया, सेकंड स्टेप में क्लोरीन को रोक लिया, और फिर से मेरे को पानी मिल गया। इस प्रोसेस को बोला जाता है आयन एक्सचेंज प्रोसेस। आयन एक्सचेंज करें, आयन एक्सचेंज प्रोसेस बोलेंगे। समझ में आ रहा है बात? आयन एक्सचेंज क्या? ये दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आयन एक्सचेंज प्रोसेस। यहाँ पे तो आरओ नहीं लगा है ना, अभी आरओ तो दिखा है। आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, वो दूसरा, या तो आप आयन एक्सचेंज करोगे या फिर आरओ लगाओगे। आरओ तो मेम्ब्रेन होता है, आरओ लगाने से आपको एसडीए का जरूरत नहीं है। आरओ लगाने से आप डायरेक्ट कैसे लगाओ? मिक्स पेट लगा दो आरओ के बाद, यहाँ पे आरओ इस पार्ट को हटा के यहाँ पे डायरेक्ट आरओ मेम्ब्रेन लगा, ठीक है, उसका प्रोसेस अलग होगा। ये आयन एक्सचेंज प्रोसेस है। इसमें क्या कर दिए? रेजिस्टेंस रखे R-H+, उसके साथ जब पानी में से कैल्शियम क्लोराइड आया, उसने कैल्शियम को रोक दिया, पानी को एसिडिक बनाया, फिर वो गया SBA में, यहाँ पे ROH रेजिन मिला, इसने क्या किया? क्लोरीन को रोक लिया, पानी को जाने दिया। अब ये प्रोसेस अगर चलता रहेगा, उस टाइम के बाद 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता बाद क्या होगा? वो रेजिन, इसका कैपेसिटी खत्म हो जाएगा, सारे पत्थर के ऊपर कैल्शियम लग गए, तो हमको रीजेनरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रेजिन्स को रीजेनरेशन करना पड़ेगा। रीजेनरेशन प्रोसेस में क्या करेंगे? इसको हम एसिड से वॉश कर देंगे, 10% HCl से
बैक वॉश कर दो। तो बैक वॉश करने से क्या हो जाएगा, ये फिर से आपका RH बन जाएगा, ये बन गया था RCA बन गया था, बैक वॉश कर दिए तो फिर से ये RH बन जाएगा, और CaCl2 जो बना उसको ड्रेन से निकाल दिए वॉश करके। इसको अगर SBA को अगर बैक वॉश करना है तो क्या करेंगे, 10% NaOH से बैक वॉश कर दो, तो प्रोसेस में पानी जाएगा नहीं। बैक वॉश करने से क्या होगा, ये बन जाएगा ROH, RPL बन जाएगा, तो ये फिर से ROH बन जाएगा और NaCl बन के वो पानी के साथ निकल जाएगा, फिर से मेरे को ROH RH प्लस मिल जाएगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है रीजेनरेशन प्रोसेस। रीजेनरेशन कुछ टाइम के बाद क्या होगा भाई, रेजिन्स जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा, तो पानी से मिनरल हटा नहीं पा रहा है, आपका TDS लेवल बढ़ रहा है, तो रीजेनरेट कर दो केमिकल रूल करके। समझ में आया? तो मोटा मोटी एक फ्लेयर आइडिया एक बना है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर। एकदम शुरुआत से अगर देखें तो कि भाई पानी क्या होता है, पानी का इम्प्यूरिटीज क्या क्या टाइप का होता है, उस पानी को डीमिनरलाइज कैसे बनाएंगे, क्या एक तो मेथड रहेगा, एक आइडिया बना है। अभी प्लांट के ऊपर डिपेंड करेगा, अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके की चीजें लगेंगे, बट बेसिक जो चीजें हैं यही। समझ में आया? अगर हम RO लगाते हैं तो फिर SSC और SPO को हटा देंगे, यहाँ पे मेम्ब्रेन बिठा देंगे, बस मेम्ब्रेन बिठा के काम चलाएंगे। थोड़ा बहुत केमिकल का चेंजेस आएगा, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। हमारा जो मेन मुद्दा पार्ट है वो हमको या डेफिनेटली पहला पार्ट तो आपको बहुत आसानी से याद रह जाता है, ये वाला थोड़ा सा फिर से एक बार देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं बोला ना कि कोई भी चीज इतना छोटा नहीं होता, इतना आसान भी नहीं होता है। इसके अंदर जाएंगे और 2-3 लेक्चर लगेंगे इसमें, इसमें अंदर जाएंगे, उसमें अल्कालाइनिटी पे बात करेंगे, P अल्कालाइनिटी है, M अल्कालाइनिटी है, इससे क्या होता है, टेस्टिंग कैसे करना है, पैरामीटर्स, अभी तो हमने पैरामीटर्स के ऊपर बात ही नहीं की। पैरामीटर क्या क्या पैरामीटर देखेंगे, pH देखेंगे, फिर TDS देखेंगे, कंडक्टिविटी देखेंगे, ऑक्सीजन लेवल देखेंगे पानी का, बहुत सारे पैरामीटर्स, सिलिका टेस्ट करेंगे, वो सब देखना। मोटा मोटी आइडिया आया? एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर क्या करता है? एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर आपका बेड ऑर्डर को रिमूव करता है। क्लोरीन का जो स्मेल होता है पानी में, देखना घर में जो फिल्टर होता है उसमें एक काला चारकोल का टुकड़ा दिया होता है, दैट इज एक्चुअली योर एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर। या फिर अगर RO है या फिर आपका एक्वागार्ड है तो उसके पीछे जो कार्ट्रिज लगते हैं तो उसमें देखना एक तो फिल्टर आता है एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, क्या करता है, बैड स्मेल को रिमूव करता है। मिक्स पेड में SSC एंड SBA दोनों का रेजिन 50-50% का रखा है, दोनों रेजिन्स 50% रखा जाता है। इसके बाद प्रोसेस में मिक्स पेड दिया जाता है। बात यह है कि हमने यहाँ पे जितना सारा तामझाम किया, उस तामझाम में हमने केमिकल्स को रिमूव कर दिए, मिनरल्स को रिमूव कर दिए। यहाँ से देखो तो यहाँ पे हमने विजिबल इंप्यूरिटीज को रिमूव कर दिया, फिर फिल्ट्रेशन किया तो जो टर्बिडिटी सेडिमेंट है पूरा का पूरा रिमूव हो गए, ट्रीटमेंट प्लांट में ही रिमूव हो गए। उसके बाद आयरन को रिमूव कर दिया, बैड स्मेल को रिमूव कर दिया, यहाँ से हमने मिनरल पार्ट को रिमूव कर दिया, फिर गैसेस को रिमूव कर दिया, फिर हम ये लगाने का फिर मतलब, क्योंकि यहाँ पे पानी का पीएच डाउन हो गया था, पानी का पीएच डाउन हो गया था, ये HCl आ गया पानी में, तो पानी के पीएच को बूस्ट करने के लिए हमने SBA लगाया है। SBA क्या कर रहा है, क्लोरीन को रोक रहा है तो H2O दे रहा है, तो पीएच यहाँ पे फिर से बूस्ट होगा थोड़ा सा। उसके बाद मिक्सचर लगा रहे हैं यहाँ पे, और अगर थोड़ा बहुत कुछ दिक्कतें हैं वो साफ हो जाएगा और पीएच और ज्यादा यहाँ पे बूस्ट होगा, चलो ठीक है मान लिया, बट उस लेवल पे नहीं आएगा जिस लेवल का पीएच हमको चाहिए।
हमको पीएच फीड वाटर पे कितना चाहिए ये जानना जरूरी। फीड वाटर मतलब समझ में आता है, जो पानी आपका बॉयलर के अंदर जाएगा, ठीक है। बॉयलर के अंदर जो पानी जाएगा उसको हम बोलेंगे फीड वाटर। फीड वाटर का जो पीएच होना चाहिए वो होता है 8.8 से 9.2 के बीच पीएच लेवल रहता है। हम पैरामीटर का अलग से बात करेंगे, यहाँ पे सिर्फ बताने के लिए बोल रहा हूँ 8.8 से, और ये जरूरी नहीं कि इतना ही होगा, उसमें थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, अलग अलग प्रेशर टेम्परेचर की बातें नहीं, बट मोस्टली 8.8 से 9.2 के बीच पे ही रखा जाता है पीएच। इसमें आपका जो बॉयलर सिस्टम है उसमें कॉपर है या कॉपर फ्री है वो भी बात आएगा। अगर कॉपर फ्री सिस्टम होता है तो 9 से 9.4 तक लेके जाते हैं, और अगर कॉपर का अगर सिस्टम है, कॉपर एलॉय से बना हुआ सिस्टम है, तो फिर उसमें आपका 8.8 से 9.2 के बीच पे पीएच को रखा है, ठीक है। इसका कारण भी बताया, हर एक चीज का कुछ कारण होता है, क्यों होता है वो बता। तो जो मिक्स ब्लेंड के बाद जितना पीएच मिलेगा मुझको, वो पीएच पकड़ लो आपका आएगा 6.4 या फिर 6.5, यहाँ तक आ गया, मतलब 7, बिलो 7, 7 तो न्यूट्रल है, बिलो 7। और अगर एसिडिक रखेंगे तो दिक्कत है बॉयलर के अंदर, तो हमको बेसिक साइड पे रखना है, अल्कलाइन साइड पे रखना है, ठीक है। 8.8 से 9। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मिक्स पेट लगाने के बाद भी मेरा पीएच बिल्डअप नहीं हुआ, तो यहाँ पे एक केमिकल यूज, उस केमिकल का नाम है मॉर्फोलिन। मॉर्फोलिन, मॉर्फोलिन को थोड़ा थोड़ा करके लाइन में ही डोज किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स होके वो डीएम टैंक में जाता है। तो ये पीएच बूस्टअप करेगा 8.8 से 9। यहाँ पे देखो हमने अलार्म डोज किया था, क्यों किया था, ताकि कार्बोनेटेड सेडिमेंट्स को कोआगुलेशन फ्लोकुलेशन प्रोसेस से रिमूव किया जाए, एक दूसरे से बाइंडिंग फोर्स दे पाए जो टाइनी पार्टिकल्स है उन। लाइम का क्या काम है, लाइम पीएच को बूस्ट कर रहा है, लाइम एक्ट एज ए पीएच बूस्टर। तो यहाँ पे पीएच बूस्टर लाइम यूज करें, यहाँ पे हम लोग मॉर्फोलिन यूज करें, क्यों, यहाँ पे भी लाइम ज्यादा सस्ता पड़ता है, मॉर्फोलिन कॉस्टली। एनी आइडिया? लाइम का मतलब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जिस प्रोसेस से कैल्शियम को रिमूव किए लास्ट में अगर वही दे दिए तो क्या फायदा। ये सारे कैल्शियम कार्बोनेट आप यहाँ पे लाइन यूज करते हो तो कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट HCO3 बनता है, वहां पे डाल दे रहे हैं, सारा काम दाम करके वो सब कुछ निकाल के यहाँ पे मॉर्फोलिन एक एमाइन है उसको डोज करेंगे ताकि मेरा पीएच अल्कालाइन हो। ये भी एमाइन है, सारे एमाइन है मेरे, TSP ट्राइसोडियम फॉस्फेट एमाइन है, हाइड्रोजन एमाइन है, एमाइन मतलब समझते हो नाइट्रोजन का, तो मॉर्फोलिन भी एक एमाइन, इसको डोज किया जाता है। अब मेरा पीएच जो है वो सही ढंग का मिल गया मुझको, मिनरल निकल गए, इंप्योरिटीज निकल गए, पीएच भी बूस्ट हो गया, बढ़िया टैंक में हम जमा करके रख सकते हैं। डीएम टैंक बनाएंगे बढ़िया से, उसके अंदर में लेयरिंग करेंगे ताकि फिर से वहां पे कंटामिनेट ना हो, और फिर इसको रखा जाएगा। तो फीड वाटर का पीएच लेवल कितना होना चाहिए, 8.8 से 9.2। अब देखो बॉयलर में जाएगा तो कितना मजा आएगा, हाँ। तुमको अगर कोई बोला कि एक काम करो बॉयलर का इंस्पेक्शन करके आओ, बॉयलर बनाना है ठीक है कि नहीं है, तो सबसे पहले कहाँ जाना है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाना है। क्या देखना है सबसे पहले, पीएच
उसके बाद सिलिका देखो, मैं एक काम कर सिलिका टेस्ट करके दिखा मेरे को, कितना है सिलिका का लेवल, पीएच लेवल कितना है, कंडक्टिविटी कितना है, कंडक्टिविटी कितना रहना चाहिए, कंडक्टिविटी लेस देन 0.5 माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर, इतना कम या फिर नील, क्योंकि कंडक्टिविटी मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की ही बात कर रहे हैं कि करंट पास हो रहा है, करंट कब पास करेगा, जब पानी में इम्प्योरिटी रहेगा तो, प्योर वाटर में करंट ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है, प्योर वाटर में करंट ट्रांसफर नहीं होगा, सॉल्ट वाटर में करंट कंडक्टिविटी होगा तो अगर कंडक्टिविटी है पानी में, इसका मतलब ये है कि इसमें इम्प्योरिटी है, सो कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट नील होना चाहिए कि 0.5 ms पर cm के नीचे हो कंडक्टिविटी, समझ में आया, आयरन कॉपर ये सब बिलो आपके 0.01 ppm रहे, ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, ppm में मेजर किया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन, सिलिका सिलिका लेस देन 0.02 ppm, सिलिका कितना रहना चाहिए, सॉरी ऐसा ही, it should be your less than 0.02 ppm parts per million. conductivity 0.5 0.5 ms per kg. सिलिका ppm में नहीं बनेगी, सिलिका impurity ऐसा ही होता है, allowable range is less than 0.02 ppm, इससे ऊपर होगा तो फिर खतरा है, इससे नीचे रहना चाहिए, फीड वाटर का बात है, फीड वाटर, ठीक है, ppm फुल फॉर्म देखो प्रोसेस है, पार्ट्स पर मिलियन, 5 मिलियन, मिलियन मिलियन 10 लाख में इतना पार्ट्स हो सकता है, 10 लाख पार्टिकल है उसमें आपका 0.02 अगर सिलिका है तो ठीक, 10 लाख वाटर मॉलिक्यूल उसमें 0.02 पार्टिकल इतना पार्ट है, तो इसे बोला जाता है पार्ट्स पर मिलियन, ठीक, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो पीएच का रेंज फीड वाटर में 8.8 से 9.2 मतलब अल्कलाइन वाटर में, conductivity should be nil or less than 0.5 microsiemens and other should also be nil, conductivity feed water, feed water नील हो गई, कंडक्टिविटी एकदम 0 के बराबर ही रहे, कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब है कि उसमें इंप्योरिटी है, ठीक है, पीएच उसी रेंज पे रहना चाहिए, उससे नीचे नहीं आना चाहिए या उससे ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, दोनों ही केस में खतरा है, ज्यादा होगा तब भी गड़बड़ है, कम होगा तब भी गड़बड़, उसके बारे में अलग से बात, सो काफी कुछ हो गया, सैचुरेशन लेवल पे आ चुका है ना, तो एक बार समराइज करते हैं और आज का क्लास फिनिश करते हैं, समराइज करके करेंगे, एकदम आंख बंद करके देखो कि पानी क्या है, पानी हमको दो जगह से मिलती है, ग्राउंड से या सरफेस, पानी में इम्प्योरिटीज 4 टाइप से हम नोट करें, डिवाइड करें, फिजिकल इम्प्योरिटी, टोटल डिसॉल्व गैसेस, टोटल सस्पेंडेड सॉरी टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स एंड हार्डनेस, गैसेस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन, H2S, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स जितने सारे मिनरल है उनके सॉल्ट्स, हार्डनेस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स,
कैल्शियम और मैग्नीशियम या तो कार्बोनेट फॉर्म में होंगे या फिर क्लोराइड या फिर सल्फेट इस फॉर्म में रहेंगे। कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट फॉर्म में अगर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है उसको हम लोग हार्डनेस बोलते हैं, टेम्पररी हार्डनेस। और क्लोराइड सल्फेट इसको हम लोग परमानेंट। इनको अगर रिमूव करना है तो हमको अभी पता है कि आयन एक्सचेंज प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं केमिकल को, किस ढंग से रिमूव होता है वो भी हमको पता है। और गैसेस रिमूव करना है तो फिर डीगैसर लगाना है। विजिबल इम्प्यूरिटीज को रिमूव करना है तो लाइम अलार्म ये सब डोज करना है। आयरन को रिमूव करना है तो आयरन फिल्टर लगाना है। तो इस पूरे प्रोसेस से हम लोग प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर, पीएच मेंटेन करने के लिए हम लोग मॉर्फोलिन डोज करते हैं। इतना सारा काम जब करने को हम लोग एक्सटर्नल ट्रीटमेंट बोलते हैं। और उसके बाद इस डीएम टैंक से वो पानी किस में जाएगा, डिएरेटर पे जाएगा। डिएरेटर पे जाने के बाद उसमें से डिसॉल्व ऑक्सीजन को स्कैवेंज किया जाएगा। कौन सा केमिकल डोज करेंगे वहां पे, हाइड्रोजन डोज। हाइड्रोजन क्या है, N2H2, डिसॉल्व ऑक्सीजन को रिमूव करता है। और क्या है, एचपी डोजिंग करेंगे, ट्राइसोडियम फॉस्फेट। इसका जरूरत क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे जो अलाउबल रेंज बोल रहे हैं 0.02 ppm, तो एकदम कम रेंज पे भी जाएगा तो बॉयलर के ड्राम से जब स्टीम बन के निकलता जाएगा तो वहां पे कंसंट्रेशन बढ़ेगा। बॉयलर ड्राम में कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है उसके चलते बॉयलर का इंटरनल में प्रॉब्लम आ सकती है। तो वहां पे फॉस्फेट डोज करते हैं ताकि फॉस्फेट अपना एक लेयर बना के रखे और इसको प्रिसिपिटेट करा के हम लोग निकाल सकते हैं। जो कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना इम्प्योरिटीज का वो निकल जाएगा। ओके, तो वाटर ट्रीटमेंट का आज पहला लेक्चर था, उसमें बहुत ज्यादा कुछ मैं बोल गया हूँ। जितना याद रहता है ठीक है, नहीं रहता है दोबारा और बात। ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग, जो फ्री रेडिकल्स होता है, फ्री ऑक्सीजन होता है पानी में, उसको रिमूव करने के लिए आप डीएरेटर प्रोसेस, डीएरेशन करते हैं। डीएरेशन, एयर को रिमूव करना, ऑक्सीजन को रिमूव करना। तो ऑक्सीजन तो रिमूव होता नहीं है, ऑक्सीजन स्कैवेंज हो जाता है, उसको पानी में कन्वर्ट कर देते हैं और नाइट्रोजन को रिमूव N2H4 डोज करके, हाइड्रोजन डोज करके। एचपी डोजिंग मतलब हाई फ्रिक्शन डोजिंग, टीएसपी डोज करते हैं, ट्राइसोडियम फॉस्फेट Na3PO4। भाई इतना ज्ञान जाके पूछो, जो बॉयलर चला रहा है ना 10 साल से, मैं लिख के दे सकता हूँ। जो ऑपरेटर फील्ड लेवल पे ऑपरेटर है उसको पता नहीं, वो इतना नहीं पता। उसको इतना पता है कि रेंज इतना होता है, पीएच इतना रहना चाहिए, सिलिका इतना रहना चाहिए, कंडक्टिविटी इतना रहना चाहिए। वो तो रिपोर्ट आते आते उसको पता हो चुका है, रिपोर्ट में वो लिखा ही होता है इतना 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 रेंज। क्यों चाहिए उसके लिए तो नहीं पता है। तो उसको हाँ इतना पता होगा कि भाई अगर ये रेंज बढ़ रहा है तो फिर ये वाला बल्ब खोल, इसको खोल के पानी को ये कर दे, फिर से पानी। लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, वो नहीं पता। और एक फ्रेश लड़के को तो पता होने का सवाल ही नहीं उठता ये सब। तो आप लोग वन स्टेप अहेड रहोगे। अब इस चीज को कितना आप याद करते हो, कैसे आप फिर से इसको देखते हो। वाटर ट्रीटमेंट का वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है, पीपीटी बना के मैंने दिया हुआ है, उसको एक बार फिर से देखो, लिखो, नोट डाउन करो। एक बार कर लोगे, बढ़िया से कर लोगे तो याद रह जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि ये इसको फिर से भूल जाए। भूलने का है क्या, भूल जाएगी, नहीं भूलेगी ना, लाइफ टाइम सेट हो जाएगा इस तरह। हाँ रेंज थोड़ा सा बहुत इधर उधर होता है, पैरामीटर देखने से पता। ओके एवरीवन, तो आज के लिए खत्म करें यहाँ पे, बोलो चलो बाय बाय।